हेलो एवरीवन। बेटा आवाज आ रही है? एक बार देख लो जरा आप लोग। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर 5 है। और आज जो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने वाले हैं जेनेटिक मटेरियल पे। तो एक बार चेक कर लो मेरी आवाज, अगर आपको आ रही है तो बता दो जल्दी से। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बस एक बार चेक करो बेटा, मैं दिख रहा हूं आपको और आपको साउंड आ रही है? एक बार चेक कर लो फटाफट से, जल्दी करो बेटा, चेक कर लो एक बार। जल्दी चेक करो बेटा, आ रही है? ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आप लोग आवाज आ रही है मेरी? अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। गुड इवनिंग सबको। और हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैं एक बार पिछला रिवाइज करूंगा और उसके बाद हम लोग मतलब कुछ डिस्कस करेंगे जो बीच में हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा फटाफट से। चलिए, हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो उसको हल्का सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद बेटा हम लोग जेनेटिक मटेरियल, आज का टॉपिक रहेगा एक्सपेरिमेंट ऑन जेनेटिक मटेरियल, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था अगर आपको याद हो? अच्छा, वहां मेरे को एक करेक्शन करनी है बेटा। ई कोलाई में जो मैंने डीएनए लिखवाया था वो 4.6 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁶ बेस पेयर, इसको करेक्ट कर लेना। दिस इज करेक्शन जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरा मैं कह रहा हूं यूकैरियोट की जो डीएनए पैकेजिंग है, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला था। मैंने कहा था लेंथ कितनी है, एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं बेटा। लेंथ कितनी है? 2.2 मीटर। और न्यूक्लियस का साइज कितना है? मैंने कहा था 10⁻⁻⁶ आपका मीटर। इसमें मुझे रखना है ना, इसमें मुझे रखना है। क्लियर है? तो हल्का सा बेटा एक बार मतलब इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने ये बोला था कि 2.2 मीटर बड़े डीएनए को आपने इतनी कम जगह पे रखना है। सेल साइकिल में आपके पास 4 फेजेस होते हैं। एम फेज होता है जिसमें आपको डीएनए सबसे कंडेंस फॉर्म में दिखता है, जिसे आप क्रोमोसोम कहते हो। क्रोमोसोम सबसे कंडेंस फॉर्म है डीएनए की। डीएनए की सबसे कंडेंस फॉर्म कौन सी है बेटा? हमारे पास क्रोमोसोम है। अब ध्यान से सुन लो, मैं फटाफट से बेटा इसको रिवाइज कर रहा हूं, है ना। उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, जो सीबीएसई के सिलेबस की बात कर रहे हो आप, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। पहले सुन लो मेरी पूरी बातें आप, है ना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। मेरे पास लेंथ 2.2 मीटर है, उसको 10⁻⁻⁶ मीटर पे रखना है। एम फेज में सबसे कंडेंस फॉर्म में होता है क्रोमोसोम। G1, S और G2 में डीएनए किस रूप में होता है? क्रोमेटिन की फॉर्म में, है ना। डीएनए किस रूप में होता है? क्रोमेटिन की फॉर्म में। डीएनए दोबारा कब खुलता है? अगर मैं कहूं कि डीएनए क्या कभी क्रोमेटिन से ज्यादा खुलता है ऐसे डीएनए की फॉर्म में? कभी खुलता है क्या? हाँ, 2 टाइम पे खुलता है। एक G1 और G2 में खुलता है जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, ध्यान रखना बेटा। एक G1 और G2 में खुलता है जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, और एस फेज में खुलता है जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है। ये 2 टाइम होते हैं जब डीएनए मेरे पास खुलता है, मतलब क्रोमेटिन टू डीएनए आता है। जब डीएनए मेरे पास क्रोमेटिन से आता है डीएनए, तो वो 2 फॉर्म में खुलता है, 2 टाइम पर खुलता है। एक क्रोमेटिन टू डीएनए कब खुलेगा? G1 और G2 में, जब ट्रांसक्रिप्शन होगी, और एस फेज में जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी। नहीं तो डीएनए मैक्सिमम केस में क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, G1, S और G2 में, तीनों में क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। अब जरा ये देखो बेटा, ये देखो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास प्रोटीन कौन सी है, देखो एक प्रोटीन होती है जो पैकेजिंग में हेल्प करती है, उनका नाम हिस्टोन है। हिस्टोन क्या करती हैं? लोअर लेवल पैकेजिंग में हेल्प करती हैं, लोअर लेवल पैकेजिंग में, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं हिस्टोन कैसी प्रोटीन है, आप कहोगे बेसिक। बेसिक का मतलब है पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा, मेरे पास जो अदर प्रोटीन्स हैं वो भी बेसिक हैं, चार्ज उन पर भी पॉजिटिव है, लेकिन वो हायर लेवल पैकेजिंग में मदद करती हैं। हायर लेवल पैकेजिंग का मतलब बाद में जो पैकेजिंग होती है ना, जैसे डीएनए को शुरुआती पैकेजिंग करते हैं। जब हम डीएनए की शुरुआती पैकेजिंग करते हैं तो कौन मदद करता है? हिस्टोन। हायर लेवल की पैकेजिंग कौन मदद करता है? मेरे पास नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्या लिखते हैं उसे? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन लिखते हैं। और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के बारे में आपको मैंने बताया था, ये हायर लेवल पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। दूसरी, मैंने हिस्टोन के बारे में ये बताया था बेटा कि हिस्टोन में की टाइप बताई थी। एक H2A होता है,
H2B होता है, H3 होता है और H4 होता है। ये मिलके क्या बनाते हैं? ऑक्टामर बनाते हैं। ऑक्टामर कैसे बनाते हैं? इन सबको 2 बार लेते हैं और उसके ऊपर डीएनए रैप करता है। हिस्टोन्स के अंदर कौन से अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं? लाइसिन और आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन ज्यादा होते हैं बेटा। मैं रिवाइज कर रहा हूं ताकि आप जल्दी से कर लो इसे। लाइसिन आर्जिनिन ज्यादा होते हैं हमारे पास। क्लियर हो गई बात? किसमें ज्यादा होते हैं? हिस्टोन में ज्यादा होते हैं। हमने हिस्टोन में लिखा है H2A, H2B, H3, H4। इसे हमने क्या नाम दिया? ऑक्टामर का नाम दिया है। तो ये मेरे पास वो ऑक्टामर है जो मैंने ये बना रखा है। दिस इज ऑक्टामर। इस ऑक्टामर पर डीएनए को मैं रैप करता हूं और ये जो रैपिंग होती है ये 1/3/4 टर्न होती है बेटा। 1/3/4 टर्न होती है, पूरा रैप नहीं होता। 1/3/4 टर्न रैप होता है और उसमें भी मेरे पास क्या लिखते हैं? कोर डीएनए, जिसकी लंबाई हम टोटल 200 बेस पेयर लिखते हैं। ठीक है, क्लियर? 200 बेस पेयर लिखते हैं बेटा। फिर मैंने आपको यह चीज समझाई थी कि जो ऑक्टामर है उसमें H2A है, H2B है, ये 2 बार, H3 और H4, और इसकी डायमेंशन हमने 10 नैनोमीटर लिखी थी। फिर मैंने कहा था इस पे डीएनए रैप है, तो मैंने डीएनए यहां से यहां तक लिया, इसको मैंने 200 बेस पेयर बोला और मैंने कहा था सीलिंग कौन सा स्टोन करता है? H1। यहां पर H1 है जो सील करता है डीएनए को। क्या करता है? सीलिंग करता है। ठीक है, मैंने यहां से यहां तक लिया, ये 200 बेस पेयर, यहां से यहां तक लिया, ये 200 बेस पेयर आ गया और फिर मेरे पास ये 200 बेस पेयर है बेटा, ये 200 बेस पेयर है। इस वाले को मैं क्या नाम दे रहा हूं? लिंकर डीएनए। इस वाले को मैंने क्या नाम दे दिया? लिंकर डीएनए का नाम दे दिया। आपको समझ आ रहा है? यहां पर मैंने क्या नाम दे दिया? लिंकर डीएनए। ये लिंकर डीएनए है, तो मेरे पास 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर, और बीच में जो डीएनए है उसको मैंने क्या नाम दिया? लिंकर। लिंकर समझ में आ रहा है? ये बीच में आ गया, ये वाला लिंकर डीएनए है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको अरेंज किया था। देखो कैसे अरेंज किया था। मैंने कहा था डीएनए बिल्कुल खुला हुआ ऐसे वाला, इसको 2 नैनोमीटर फाइबर कहते हैं। फिर मैंने ये 10 नैनोमीटर वाली डायमेंशन को ऐसे लगाया सीधा, तो मैंने इसको 10 नैनोमीटर फाइबर बोला। फिर मैंने क्या किया? इस 10 नैनोमीटर वाले को इस तरीके से लगाया, ऐसे सर्कल की फॉर्म में सिलेंडर बनाया, इसे मैंने 30 नैनोमीटर फाइबर बोला। तो मान लो ये 30 है, इस 30 को मैंने इस तरीके से लगाया तो ये आ गया मेरे पास 400। फिर इनको मैंने फर्दर कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाया जो 1400 नैनोमीटर का था, जिसका ये क्रोमेटिड 700 नैनोमीटर था। तो ये मेरे पास क्रोमोसोम है। बाकी अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, डीएनए के बाद से स्टार्ट कर रहा हूं, ये सब मेरे पास क्रोमेटिन है। क्लियर हो गई बात? ये सब मेरे पास क्या है? क्रोमेटिन है। तो आपको मैंने बता दिया ये सब क्रोमेटिन है 2 नैनोमीटर के बाद से, और ये मेरे पास क्या है? क्रोमोसोम है। ये मेटाफेज में दिखेगा। तो ये चीज हमने लास्ट डिस्कस करी थी कि मेरे पास ये डीएनए है, ठीक है, जो 2 नैनोमीटर है। याद कर लो, ये मेरे पास क्रोमेटिन है, और क्रोमेटिन कौन से वाला? यू क्रोमेटिन, जो कम कंडेंस है। और ज्यादा कंडेंस वाले को हमने क्या बोला था? हेटेरोक्रोमेटिन। याद आ रहा है? ज्यादा कंडेंस वाले को हेटेरोक्रोमेटिन बोला था। और ये मेरे पास क्या है? क्रोमोसोम है। क्लियर है? क्रोमोसोम है। तो यहां से मेरे पास 10 नैनोमीटर से लेकर ये 400 पार कर गए तो ये 1400 है। तो इससे पहले तक का जो है सब क्रोमेटिन है। 10 से मान लो 400 से लेके 600, 700, सब ये 700 और 1400 क्रोमोसोम पे आता है, बाकी सब क्रोमेटिन है। तो मैंने आपको यही चीज सिखाई है कि यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है। ये लेस कंडेंस होता है, लेस कंडेंस्ड होता है। ये मोर कंडेंस होता है। ये क्या होता है? ज्यादा कंडेंस होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो गई? ये लेस कंडेंस, मोर कंडेंस। ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या है बेटा? ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या है? एक्टिव, इनएक्टिव। मैं कहूंगा ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है और ये मेरे पास ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। यहां तक हमने लास्ट बात की थी, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ये लास्ट हमने बात करी थी। अब हम इसके आगे की बात पढ़ेंगे, इसके आगे का हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है बेटा? साइलेंट म्यूटेशन वो होती है जिसका इफेक्ट ना पड़े। हाँ, लाइट स्टेन, डार्क स्टेन, ठीक लिख सकते हो। क्लियर? क्लियर है? हाँ, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। यहां तक क्लियर? आगे चलें फटाफट से। ठीक है,
हाँ, अब 2-3 चीजें बेटा, आपका नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग कुछ प्लान करते हैं, और आपका जो टर्म 1 वगैरह रहेगा उसके लिए हम देखेंगे कैसे कराना है। ऑल्दो आपके टर्म 1 के सिलेबस जिनका सीबीएसई है उनके जो सिलेबस है वो ये वाला चैप्टर इंक्लूड है बस, और फर्स्ट चैप्टर वहां से हटा दिया गया है, तो उतना सिलेबस तो आपका अभी इसी उसमें फिनिश हो जाएगा, कुछ ही दिनों में फिनिश हो जाएगा टर्म 1 का। तो ऐसा कोई बड़ी चीज तो आपके लिए परेशानी है नहीं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, और आपको मतलब प्रोकैरियोट का वो ठीक कर लेना, 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर है ना, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। एनसीईआरटी ने 1.34 मिलीमीटर लिखा है, मल्टीप्लाई करके 1.56 आएगा, पर जो लिखा है ठीक है, उसको मोर और लेस ठीक रहने दो। आगे चलते हैं और आगे का डिस्कशन करते हैं। देखो अब मैं आगे का टॉपिक आपको समझा रहा हूं, सुनना ध्यान से जो मैं बोलने जा रहा हूं। अब इसके आगे का टॉपिक बिल्कुल म्यूट करके मेरी बातें सुनोगे ध्यान से। देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, हुआ ये था, आपको कुछ टाइमलाइन देखनी है, जो ऐसा मैं समझाऊंगा, अपना दिमाग लगाना। देखो हम क्या करते हैं, जेनेटिक्स को 2 हिस्से में मानते हैं, या हम जेनेटिक्स के 3 पार्ट मानते हैं। एक होती है मेंडेलियन जेनेटिक्स, एक होती है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और एक होती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स का बहुत सारा पार्ट हम मेंडेलियन जेनेटिक्स में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात हम यहां पर यह कह रहे हैं बेटा कि जो मेंडेलियन जेनेटिक्स थी उसके जो काम थे वो पहले हुए थे। जैसे अगर मैं आपको टाइमलाइन बता रहा हूं मेंडेलियन जेनेटिक्स की, अगर जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है उसकी मैं अगर टाइमलाइन की बात करूं कि उसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो आपको अगर याद आए कि मेंडल ने अपना काम पब्लिश किया था 1865 में। मेंडल का क्या हुआ था, वर्क पब्लिश हुआ था। मेंडल का क्या हुआ था बेटा, वर्क पब्लिश हुआ था 1865 में। 1900 में रीडिस्कवरी हुई थी, आप याद करो, और इस रीडिस्कवरी में 3 साइंटिस्ट आए थे। एक आए थे कॉरन्स, एक आए थे डी वरिस, और एक आए थे बेटा हमारे पास डी वरिस आए थे, ठीक है, डी वरिस आए थे, और एक टेस्माक आए थे। ये मेरे पास क्या है, साइंटिस्ट है ना, जो आए थे। फिर हमारे पास 1902 में हमारे पास कौन सी थ्योरी आई थी, याद करो, क्रोमोसोमल थ्योरी आई थी। क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी है, सटन एंड बोवेरी ने। उसके बाद टीएच मॉर्गन ने लिंकेज पे जो काम किया था वो 1910 तक कंप्लीट कर दिया था। तो अगर मैं आपको यह बात कहूं कि मिड ऑफ 90th सेंचुरी से लेकर स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी तक काफी सारा काम हुआ मेंडेलियन जेनेटिक्स पे। आप समझो ध्यान से, मेंडल वाली जेनेटिक्स जो थी जिसमें हम क्रोमोसोम पे बात कर रहे हैं वो यहां काम हुआ है। अब जरा आते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पे क्या हुआ, मतलब अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पे तो उसमें क्या हुआ, सुनना ध्यान से। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की जब बात करते हैं तो एनसीईआरटी ने बोला है कि जिस समय मेंडल ने काम पब्लिश किया था उसी समय के आसपास मिशर ने डीएनए को आइसोलेट किया था। तो यहां पर आ जाता है किसका काम, मिशर का, 1869। फिर क्या होता है बेटा, सुनना ध्यान से, फिर हमारे पास बहुत लंबे समय तक मॉलिक्यूलर पे कोई स्पेशल काम नहीं हुआ है। 1926 1926 ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। इसके बाद से क्वेस्ट टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, हुआ क्या था, सुनना ध्यान से। जब मेंडल की जेनेटिक्स पढ़ी हमने तो हमें यह समझ आया कि ट्रेट को कंट्रोल करने वाला सब कुछ क्रोमोसोम पे है। समझो इस बात को, ट्रेट को कंट्रोल करने वाला एवरीथिंग इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। ये मेंडल के जेनेटिक्स से पता चला। तो मैं इस बात को लिख रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनना, मैं इस बात को लिख रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन जेनेटिक्स ये हमें पता चला, ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन जेनेटिक्स हमें क्या पता चला, सुनना ध्यान से। जो ट्रेट डिटरमाइन करता है, ट्रेट डिटरमाइन करने वाली चीज, डिटरमाइन करने वाला वो लोकेट है क्रोमोसोम पे, लोकेट ऑन क्रोमोसोम। और अगर हम ध्यान से देखें, क्रोमोसोम किसका बना है, डीएनए का बना है, और किसका बना है, हिस्टोन प्रोटीन का, आसपास आरएनए भी होगा। तो तीन बायोकेमिकल हमारे पास ऐसे हैं जो कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि वहां पर डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को किया या मेंडल के जेनेटिक्स को आगे बढ़ाया गया, मॉर्गन के काम करते करते तक हमें यह आइडिया हो गया कि जो भी कुछ है वो न्यूक्लियस के अंदर है और कंट्रोल कर रहा है।
हमने फिर यह भी सोचा कि यार न्यूक्लियस के अंदर 3 बायोकेमिकल होते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। तो इनमें से कोई ऐसा होगा जो जेनेटिक मटेरियल की तरह मतलब काम करेगा। तो हमने क्या किए, एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। तो 1926 में क्या हुआ, 1926 में क्वेस्ट का मतलब होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। क्वेस्ट टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल स्टार्ट होता है। जेनेटिक मटेरियल को पहचानने का क्वेस्ट स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट होता है। और वो कहां तक जाता है बेटा, और वो कैसे पूरा होता है, हम कैसे जानेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? हम क्या स्टार्ट होते हैं, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए। क्या स्टार्ट हो गए बेटा, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गए, है ना। आप देखो, समझो इस बात को। तो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट बिल्कुल स्टार्ट हो गए। तो हम यहां पर यह कह रहे हैं कि अगर आप ये टाइमलाइन देखो, मेंडेलियन जेनेटिक्स की है एक, है ना, और ये टाइमलाइन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है। 1926 से मेन काम स्टार्ट होता है। एक साइंटिस्ट है ग्रिफिथ, उनका एक्सपेरिमेंट 1928 में है। 3 साइंटिस्ट हैं, एवरी मैककार्टी मैकलियोड, इनका एक एक्सपेरिमेंट है, वो 1944 पे है। और हर्से चेज एक साइंटिस्ट है, 1952। हम 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिसके द्वारा यह प्रूफ किया जाएगा कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो हमारे पास 1926 में एक जिज्ञासा, एक जानने का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। मॉर्गन के काम से यह पक्का हो गया जो भी कुछ है वो न्यूक्लियस के अंदर है। लेकिन है क्या, इसको पता करना था हमें। तो पता हम कैसे कर रहे हैं बेटा, पता हम कैसे कर रहे हैं, ग्रिफिथ, ठीक है, ग्रिफिथ और एवरी मैककार्टी मैकलियोड का एक्सपेरिमेंट, ये 3 एक्सपेरिमेंट। तो अभी हम ये 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और इनसे जानेंगे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। और आपने पढ़ा है कि इसके ईयर के बाद यहां वॉटसन क्रिक का मॉडल आता है। आप समझ रहे हो, वॉटसन और क्रिक का मॉडल आता है और फिर सेंट्रल डोगमा आएगा। तो ये टाइमलाइन है बेटा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की, जो आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, ये रट्टा करना है रट्टा? इसमें क्या रट्टा है भाई? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, ध्यान से सुनो। यहां पे कुछ रटने वाला नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप अपने दिमाग में एक समय बिठाओ कि कब क्या हुआ, यह पढ़ा रहे हैं। समय ये है 1865, ये सब ईयर है, ये मेंडेलियन जेनेटिक्स के ईयर है। इनके पैरेलल ये आओ तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है 1926, यहां पर क्लियर, यहां स्टार्ट हुआ, ठीक है, क्लियर है। अब जरा ये आओ और ये लाइन देखो एनसीईआरटी की, ध्यान से देखो, ये देखो। अब इन लाइनों को देखो और आप देखो कि जो मैंने बताया वो मैच कैसे कर रहा है। देखो ध्यान से, देखो हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, देखो, इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन बाय मिशर एंड प्रपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल वर ऑलमोस्ट सेम टाइम, क्योंकि ये हुआ था 1869 में और ये हुआ था 1865 में। कहा कि ये दोनों काम लगभग सेम टाइम में हुए, बट द डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, इस बात को डिस्कवर करने में ज्यादा समय लगा। क्योंकि हमने ये देखा कि जब मेंडल का काम आया उसके बाद फिर क्रोमोसोमल थ्योरी वगैरह आई, पर डीएनए जेनेटिक मटेरियल इसको देखने में बहुत समय लगा। बाई 1926 के आसपास क्वेस्ट टू डिटरमाइन मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है इसको जानने की क्वेस्ट, जानने की इच्छा या जो भी चीजें स्टार्ट होती हैं। रीच द मॉलिक्यूलर लेवल, मतलब हमारी वो इच्छा कि जेनेटिक मटेरियल क्या है वो किस लेवल पर आ जाती है, मॉलिक्यूलर लेवल पर, डीएनए के लेवल पे आ जाती है। प्रीवियस डिस्कवरी बाय मेंडल, सटन, मॉर्गन और अदर साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, सर्च को लोकेट कर दिया क्रोमोसोम पे। मतलब जो काम मॉर्गन ने किया, सटन ने किया, मेंडल ने किया, उससे यह पक्का हो गया कि जो भी कुछ है वो क्रोमोसोम पे, हमारी जो सर्च, हमारी जो खोज थी उसको क्रोमोसोम तक ले आए। बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज, क्या था, जेनेटिक मटेरियल, वो आंसर नहीं हो पाया। क्योंकि हमारी खोज अगर क्रोमोसोम तक आ जाती है तो उसमें 3 केमिकल हैं,
डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। तो उन तीनों में से कौन है, ये आंसर नहीं हो पाया। यही पढ़ा रहा हूं बेटा, इसमें रट्टा क्या मारना है तुमने, बताओ जल्दी से। आ गया समझ, जल्दी बताओ। क्लियर है, जल्दी बोलो, सही है, समझ आ गया, क्लियर। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? ये कह रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पे हम पहुंच गए, हमें पता है क्रोमोसोम में, पर उसमें क्या है ये नहीं पता। ठीक, हाँ ठीक है। अब आओ, तो पहला एक्सपेरिमेंट किसका था, ग्रिफिथ का। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ये पता करने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये हमने कैसे पता किया, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से। सुन लो ध्यान से। तो हमारे पास बेटा 3 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, सुन लो ध्यान से। 3 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हैं जिन पे हम बात करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हैं और उनके ईयर भी याद करने और समझना भी है उन्हें। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, क्लियर। हां, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ का। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारे पास ग्रिफिथ। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का नाम, ग्रिफिथ बेटा साइंटिस्ट का नाम है। ग्रिफिथ किसका नाम है, साइंटिस्ट का। ईयर है 1928 और एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में हमें पढ़ना है ना। और मैं इसके साथ यह भी लिखूंगा कि क्या हुआ, अभी पूरा भी करेंगे इसे, जैसे एक्सपेरिमेंट पूरा करेंगे तब देखेंगे। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है एवरी मैककार्टी, 3 साइंटिस्ट हैं, एंड मैकलियोड। एक बच्चा कह रहा है सर मुश्किल नाम है तो रामलाल रखो इसका, नहीं, मैकलियोड, वही तुम्हें पसंद है। तो एवरी मैककार्टी, मैकलियोड, है ना। तो ये हो गया हमारे पास। ये एक्सपेरिमेंट 1944 है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, आप देखो ध्यान से, यहां पर क्या आ गया, क्लियर। देखो ध्यान से बेटा, यहां पे देखो, ये 19, इसको हम कौन सा, ये इनका एक्सपेरिमेंट है। फिर थर्ड हम कहते हैं एक साइंटिस्ट है हर्से एंड चेज, हर्से एंड चेज, ये नाम है। इनका एक्सपेरिमेंट 1952 में, और इसे हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। इनमें क्या किया गया वो हम देखेंगे। चलें पढ़ते हैं कि एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, क्लियर। हां, कुछ भी रख लो भाई, अपना मर्जी तुम्हारा, है ना। तुम तो सुनोगे हो नहीं मेरी बात, ठीक है। हाँ, ठीक है, इस तरह की बातें नहीं करेंगे। चलो आओ, जल्दी आओ, आओ भाई, पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं ग्रिफिथ का। फोकस करो, कोई बात नहीं करेगा इधर उधर की, मैं सारी एनसीईआरटी की लाइनें क्लियर करूंगा, ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। किस वैज्ञानिक ने, किस साइंटिस्ट ने दिया, साइंटिस्ट का नाम देखो, सबसे पहले ईयर याद करते हैं, 1928। किसने दिया, ग्रिफिथ ने, ग्रिफिथ ने दिया, क्लियर है। किसने दिया बेटा, ग्रिफिथ ने। समझ लो ध्यान से। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट क्या है इसको हम समझा रहे हैं, पहले सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। देखो, ग्रिफिथ जो थे, ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया पे काम किया है जो निमोनिया कॉज कर सकता है। ध्यान से सुनना, ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया है जो निमोनिया कॉज कर सकता है। उस बैक्टीरिया का नाम है निमोनोकोकस। क्या नाम है, निमोनोकोकस, या एक और नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। मैं 2 नाम है बेटा इसके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, या तो सीधे निमोनोकोकस लिखा हुआ या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये बैक्टीरिया क्या कर सकता है, कैन कॉज निमोनिया, कैन कॉज निमोनिया। आप समझ ले ध्यान से। इनकी मेरे पास 2 स्ट्रेन होती है। दिस बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन है बेटा। दिस बैक्टीरिया हैव 2 स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है मैं बताता हूं। स्पीशीज से छोटी चीज होती है, जैसे हम कहते हैं ना एनिमल में ब्रीड होती है, जैसे आप देखो बफेलो की ब्रीड होती है ना, अलग अलग, काऊ की ब्रीड होती है। ऐसे ही बैक्टीरिया में हम क्या लिखते हैं, स्ट्रेन लिखते हैं। तो इस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन है। एक है वायरुलेंट, वायरुलेंट का मतलब होता है जो डिजीज कर सके।
एबल टू कॉज डिजीज, जो क्या कर सके, बीमारी कर सके। और दूसरी स्ट्रेन है जिसे हम कहते हैं नॉन वायरुलेंट, जो डिजीज नहीं कर सकती, जो क्या नहीं कर सकती, निमोनिया नहीं कर सकती, नॉट एबल टू कॉज निमोनिया। समझो इस बात को। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट समझने से पहले आपको यह समझना है कि उन्होंने किस पर काम किया। ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया पे काम किया जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस या निमोनोकोकस है। देखो यहां हम निमोनोकोकस लिख रहे हैं, यहां स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही है। यह बैक्टीरिया निमोनिया कॉज कर सकता है जिससे डेथ हो सकती है ऑर्गेनिज्म की। इस बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन है, एक वायरुलेंट स्ट्रेन है और एक से डिजीज नहीं होती। हमने यहां पर यह डायग्राम दिखाया और यहां पर देखो इसको रफनेस, ये डॉट डॉट बने हुए हैं। इस स्ट्रेन को बैक्टीरिया की आर स्ट्रेन कह रहे हैं। कौन सी स्ट्रेन कह रहे हैं? आर। आर का मतलब ये रफ स्ट्रेन है, रफ स्ट्रेन कहते हैं इसे। ये स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट है, मतलब ये क्या करती है, निमोनिया नहीं कर सकती। मतलब इस बैक्टीरिया की कुछ ही स्ट्रेन निमोनिया कर सकती है, उसमें एक आर है वो नहीं करती। आर का मतलब यहां पर रफ है, क्योंकि क्या होता है जब ऐसा एक कंटेनर होता है, जब मैं इसमें ग्रो करता हूं इस बैक्टीरिया को मीडियम में, तो ये वहां पर थोड़ी रफ कॉलोनी बनाता है। कैसी कॉलोनी बनाता है? रफ कॉलोनी। मतलब कॉलोनी क्या होता है, जरा किसी को ना पता हो तो सुन लो ध्यान से। बैक्टीरिया जब भी ग्रो करते हैं तो ग्रुप में ग्रो करते हैं, उसे कॉलोनी कहते हैं। इस बैक्टीरिया की एक आर स्ट्रेन है जो रफ है, रफ समझते हो, मतलब बाहर सरफेस पे रफनेस है, उस वजह से उसकी जो कॉलोनी दिखती है वो थोड़ी रफ सी दिखती है, ठीक है, इसे हम आर स्ट्रेन कहते हैं। अब ध्यान से देखना, इस रफ स्ट्रक्चर के बाहर एक कवर है, इस कवर को कह रहे हैं म्यूकस कोट। म्यूकस का कोट कह रहे हैं। आप इसके बाहर देख रहे हो स्पेशल, देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये एस स्ट्रेन है। एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन में फर्क क्या है? आर स्ट्रेन के बाहर कुछ नहीं है, इसके बाहर एक कवर है जिसे म्यूकस का कोट कह रहे हैं। म्यूकस का कोट एक कार्बोहाइड्रेट है बेटा, उसे हम म्यूकोपॉलीसेकेराइड कह रहे हैं। आप समझो ध्यान से इस बात को, म्यूकोपॉलीसेकेराइड कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन है, एक आर है एक एस है। ये जो एस स्ट्रेन है इसके बाहर एक स्मूथ सी लेयर है, म्यूकस की कोट है। कैसी लेयर है? स्मूथ लेयर है। इस स्मूथ लेयर की वजह से वो क्या करता है कि जब वो किसी माइस के अंदर जाता है तो माइस के इम्यून सिस्टम को धोखा दे पाता है और उसको मार देता है माइस को। तो मेरे पास ये वाला नॉन वायरुलेंट है और ये वायरुलेंट है। ये एक्चुअल में कैसी कॉलोनी बनाता है? शाइनी और स्मूथ कॉलोनी बनाता है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया मेरे पास, ये वाली स्ट्रेन वायरुलेंट है। वायरुलेंट शब्द का मतलब होता है ये डिजीज कर सकती है। तो आपने ये सीखा कि हम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने किया था। इस एक्सपेरिमेंट में दो स्ट्रेन है, आर और एस। आर स्ट्रेन बीमारी नहीं कर सकता बैक्टीरिया को, एस कर सकता है। आर क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके सरफेस पे जो रफनेस है उसे हमारे पास होस्ट का इम्यून सिस्टम, होस्ट कौन होगा जिसके अंदर ये जाएगा, वो इसे पहचान लेता है और मार देता है। अगर आप देखो, आप एक चीज समझो, अगर मुझे कहते हैं कि कोई डिजीज कर पाता है बैक्टीरिया, वो कैसे कर पाएगा? हमारा इम्यून सिस्टम उसे डिस्ट्रॉय ना कर पाए। ये जो एस वाला है इसको होस्ट का इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पाता और ये डिजीज कर देता है। इसे हम क्या बोलते हैं? एस स्ट्रेन बोलते हैं। तो ये मेरे पास आर स्ट्रेन हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया? एस स्ट्रेन हो गया। ये क्लियर है बेटा? आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, ये दो स्ट्रेन है हमारे पास जो आपको समझ आने चाहिए। ये क्लियर है? बिल्कुल बताओ जल्दी से, क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा। हाँ, माइस में स्ट्रेन का मतलब होता है बेटा, सुनो ध्यान से, जैसे मैं कहता हूं ना डॉग की ब्रीड होती है ना, तो डॉग तो स्पीशीज है, उसके भी नीचे का लेवल की बात करते हैं। ऐसे ही बैक्टीरिया में स्ट्रेन होती है। यहां तक क्लियर है? स्ट्रेन का मतलब बता दिया आपको। ठीक है, म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक स्मूथ लेयर है, और याद रखना म्यूकोपॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है।
वायरुलेंट का मतलब बीमारी कर सकना, नॉन वायरुलेंट का मतलब डिवाइडी, शाइनी का मतलब बेटा वो पेट्री प्लेट में, पेट्री प्लेट क्या होती है जहां बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं वहां शाइन करती कॉलोनी। माइस तो पढ़ाया नहीं मैंने, बोला ना वायरुलेंट। वायरुलेंट का क्या मतलब होता है? जो डिजीज कर सके। वो कौन है? एस स्ट्रेन है। और नॉन वायरुलेंट कौन है? आर स्ट्रेन। वो डिजीज नहीं कर सकता। वायरुलेंट का मतलब होता है दूसरे को किल कर पाना। ठीक। म्यूकोपॉलीसैकेराइड बेटा इसको कह रहे हैं म्यूकस कोट को। दिस म्यूकस कोट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, यहां तक ठीक? क्लियर? वायरुलेंट का मतलब डिजीज कॉज कर सकना, बता तो दिया बेटा आपको एक बार। ठीक है, हां क्लियर? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से याद करो। हाँ, एक बार कर लेते हैं इसको, जरा एक बार एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करते हैं, फिर इसको रिपीट करते हैं। देखो मैंने क्या बोला है। मैंने बोला आपके पास एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन है। ठीक है, आपके पास एक बैक्टीरिया, उसकी 2 स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन और रेस स्ट्रेन। एज आर स्ट्रेन डिजीज कर सकती है, एस नहीं कर सकती। ये आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे और एक्सपेरिमेंट देखेंगे। देखो बेटा एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था। एक्सपेरिमेंट किया गया है माइस पे, ध्यान से सुनना, माइस पे किया गया। और माइस पर कैसे किया गया है देखो, इधर समझो। एक्सपेरिमेंट ऑन माइस, एक्सपेरिमेंट ऑन माइस, चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया गया। कैसे किया गया? माइस लिया और उस पर इंजेक्ट किया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया आर स्ट्रेन को। आपको पता है आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट है, नॉन वायरुलेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि माइस नॉट डेवलप निमोनिया। अगर माइस को निमोनिया नहीं हुआ तो हम कहेंगे माइस अलाइव, चूहा अलाइव रहेगा, जिंदा रहेगा। दूसरा हमने क्या किया, पहला स्टेप यह है, देखो हमने क्या किया बेटा, आर और एस स्ट्रेन का एक्सपेरिमेंट किस पर किया है? माइस पे किया। सबसे पहले हमने आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया। दूसरा देखो हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट किया है क्या बेटा? इंजेक्ट किया एस स्ट्रेन। और आपको पता है एस स्ट्रेन वायरुलेंट है, डिजीज करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि माइस डेवलप निमोनिया, माइस को क्या आ जाएगा? निमोनिया डेवलप हो जाएगा और माइस मर जाएगा। हम लिखेंगे माइस किल्ड, माइस किल्ड। अब मैं आपको यह समझा रहा हूं कि मान लो आपके पास एक ये फ्लास्क है, ऐसे ऐसे एक फ्लास्क है। इस फ्लास्क में मेरे पास एस्ट्रेन था। इस एस्ट्रेन को आपने हीट किल्ड कर दिया। मतलब आपने क्या किया, ये एस्ट्रेन बैक्टीरिया फ्लास्क में था, आपने उसको हीट कर दिया, हीट से मार दिया, पूरा इतना गर्म किया कि मर गया। तो आपने क्या लिया है, हीट से मरा हुआ, हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया। अब हीट से मरा हुआ आप एस्ट्रेन ले रहे हैं और उसको किस में इंजेक्ट कर रहे हैं? इंजेक्ट कर रहे हैं माइस में। इंजेक्ट इनटू माइस, उसको माइस में डाला। अब जब बैक्टीरिया ऑलरेडी मरा हुआ है तो वो मल्टीप्लाई नहीं। देखो मैं आपसे अगर पूछूं कि जो आर स्ट्रेन या एस स्ट्रेन में से एस स्ट्रेन क्यों मार पाता है? क्योंकि एस स्ट्रेन अपना नंबर बढ़ा पाता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म आपको नुकसान पहुंचाता है तो नंबर कैसे, वो नंबर बढ़ाए बिना थोड़ी पहुंचाएगा, वो अपना नंबर बढ़ा रहा है, उसके वजह से आपके सेल्स डैमेज हो सकते हैं। तो यहां पर इसने क्या किया, इंजेक्ट किया माइस में, माइस अलाइव। क्योंकि माइस को निमोनिया डेवलप नहीं हुआ। क्यों नहीं डेवलप हुआ? क्योंकि हीट से मरा हुआ एस्ट्रेन था। यहां आपने लाइव डाला है, लाइव, लाइव समझ में आता है, जिंदा एस्ट्रेन डाला है, यहां आपने हीट से मरा हुआ डाला है। फोर्थ स्टेप में क्या किया इन्होंने, जो हमारा मेन पॉइंट है एक्सपेरिमेंट का, फोर्थ स्टेप में इन्होंने फर्स्ट और थर्ड को साथ ले लिया। फर्स्ट और थर्ड को किस में ले लिया? साथ में ले लिया, फोर्थ में। मतलब फर्स्ट प्लस थर्ड को साथ ले लिया। कैसे? उन्होंने लाइव आर स्ट्रेन लिया, लाइव आर स्ट्रेन लिया और साथ में क्या लिया बेटा, हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया, हीट से मारा हुआ एस्ट्रेन लिया। मतलब उन्होंने क्या किया, ऐसे एक फ्लास्क था, उस फ्लास्क में उन्होंने क्या किया, ये लाइव, लाइव क्या रखा, आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लाइव रखा और हीट किल्ड एस्ट्रेन रखा।
हीट किल्ड क्या रखा, एस स्ट्रेन रखा, और उन्होंने देखा कि यार माइस मर गया। जबकि अगर आप देखो, मैं ना इससे माइस मार पा रहा हूं ना इससे, थर्ड वाले से, लेकिन दोनों को साथ लिया तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब ये इंडिविजुअली ये भी नहीं मार पा रहा, ये भी नहीं मार पा रहा। जब दोनों को साथ लिया तो मुझे मिलना क्या चाहिए था, एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड था माइस अलाइव। ऐसा एक्सपेक्टेड था कि माइस क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। बट ऑब्टेन क्या हुआ मुझे, जो मुझे ऑब्टेन हुआ, माइस मर गया, माइस किल्ड, माइस मर गया। और फ्रॉम किल्ड माइस हमारे पास मरे हुए माइस से क्या मिला, फ्रॉम किल्ड माइस उसका पोस्टमार्टम किया तो लाइव एस स्ट्रेन मिले, जबकि एस स्ट्रेन मैंने मरे हुए लिए थे। यहां पर आप देख पा रहे हो। तो आपको यह समझना है, एनसीईआरटी ने बताया कि 4 स्टेप का एक्सपेरिमेंट था। पहले में आर स्ट्रेन डाला, माइस जिंदा, एस स्ट्रेन डाला, माइस किल्ड, हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला, माइस अलाइव, क्योंकि मरा हुआ एस स्ट्रेन कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन मरा हुआ एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन लिया तो कुछ मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन हुई। व्हाट इज मिराकुलस, मतलब एक मिराकल वाली चीज हुई। क्या हुई वो मैं आपको दिखा रहा हूं। हुआ क्या था एग्जैक्टली वो सुनो ध्यान से। एग्जैक्टली हुआ ये था बेटा, हुआ ये था कि हमारे पास हमने ये लिया था, हमने बीकर में या फ्लास्क में लाइव आर स्ट्रेन लिया था, और मेरे पास साथ में ये मरा हुआ हीट किल्ड एस्ट्रेन था। हीट किल्ड क्या था, एस्ट्रेन था। हुआ ये कि इसके अंदर से कोई केमिकल इसके अंदर गया और उसने इसको बदल दिया किसमें, इसको बदल दिया किसमें बेटा, इसको किसमें चेंज कर दिया, आप देखो ध्यान से, इसको बदल दिया किसमें, एस स्ट्रेन में। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि मरे हुए एस्ट्रेन से, फ्रॉम किल्ड एस्ट्रेन, आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है, फ्रॉम किल्ड एस्ट्रेन, मरे हुए एस्ट्रेन से कुछ एंटर किया है, समथिंग एंटर किसमें, इनटू आर स्ट्रेन। कुछ ऐसा है जो आर स्ट्रेन में गया एंड उसको ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म क्या होता है, बदलना। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलना। ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन, ऐसा हुआ था। और ये कहां हुआ था, बीकर में हुआ था। समझो ध्यान से, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमने लाइव एस्ट्रेन लिया और मरा हुआ, लाइव आर स्ट्रेन और मरा हुआ एस्ट्रेन लिया। इसका कोई केमिकल इसके अंदर गया आर स्ट्रेन के अंदर, इसको उसने एस में बदल दिया। यही चीज हम यहां लिख रहे हैं। और एनसीईआरटी कहती है सम मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। मिराकुलस मतलब मिराकल। तो एक बार मैं रिवाइज करूंगा, फिर से देखो ध्यान से। मेरे पास बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन है, एक एस है और एक आर है। एस डिजीज कर सकती है, आर डिजीज नहीं कर सकती। एस मेरे पास क्या है, डिजीज कर सकती है, आर डिजीज नहीं कर सकती। ये क्लियर हो गया। एस डिजीज करती है, आर डिजीज नहीं कर सकती। दूसरा क्या है बेटा हमारे पास, दूसरा क्या है हमारे पास, समझना इस बात को। एस डिजीज कर सकती है, आर डिजीज नहीं कर सकती। हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, हमने यही किया कि जो आर स्ट्रेन है वो रफ है और ये स्मूथ कॉलोनी बनाता है। अब देखो ध्यान से, हमने माइस के अंदर आर डाला, माइस जिंदा, एस डाला, माइस मर गया, क्योंकि एस ने नंबर बढ़ाया, माइस को किल कर दिया। हीट से मरा हुआ एस्ट्रेन डाला, माइस जिंदा। लेकिन मैंने जब जिंदा लाइव आर और मरा हुआ एस्ट्रेन साथ यहां रखे तो हुआ क्या था, ये आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया लाइव एस्ट्रेन में। कुछ ऐसा हुआ कि जो लाइव आर स्ट्रेन है वो एस्ट्रेन में बदल गया। ऐसा कैसे हुआ कि मीडियम से कुछ मरे हुए किसका, एस्ट्रेन का, किसमें गया, आर स्ट्रेन में गया, जिसने आर को एस में बदल दिया। अब जब जिंदा एस बन गया मेरे पास, उसने माइस को किल कर दिया। इसीलिए मरे हुए माइस से मुझे क्या मिला, लाइव एस्ट्रेन ऑब्टेन हुआ। इतनी बात समझ में आई, जल्दी बताओ बेटा, इतनी बात समझ में आई। कह रहा माइस से डर लगता, गधे कहीं के, कुछ नहीं हो सकता। मिराकुलस मतलब जादूगर टाइप का। अरे क्लियर है, हाँ चमत्कार, ठीक है। कह रहे हैं अब्यूजिंग नॉट अलाउ, मैं कब अब्यूज कर रहा हूं भाई तुम लोगों को। क्लियर है, उस केमिकल को बता रहे हैं। यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ।
यहां तक क्लियर है? मतलब आप ध्यान से सुन लो, क्या ध्यान से हुआ क्या है, यहां तक क्लियर? हां, अब स्टेटमेंट क्या आई, अब ग्रिफिथ को यह नहीं पता था वो केमिकल क्या है। असल में क्या था, देखो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज, ठीक है, चेंज। तो आर स्ट्रेन किसमें ट्रांसफॉर्म हुआ है? एस स्ट्रेन में, ये चेंज हुआ है। तो एक खास चीज है जो आपने अपने दिमाग में लगानी है, केमिकल का नाम सुन लो ध्यान से। ठीक है, क्लियर? यार रिपीट क्या करूं इसे, अब जो काम की चीज है वो सुनो ना, सुन लो ध्यान से। मिराकुलस का मतलब चमत्कारी रूप से ये बदल गया। आप सुन लो, पहले पूरी बात सुनो। ग्रिफिथ ने ये देखा कि आर एस में बदला, मेन पॉइंट तो सुनो, जो जो सबसे गलती करोगे क्वेश्चन में। ग्रिफिथ ने देखा कि आर स्ट्रेन एस में बदला, उसने ये बोला ग्रिफिथ ने कि समथिंग, अब उसको ये समथिंग नहीं पता था क्या है, समथिंग जो उसके लिए, ग्रिफिथ के लिए अननोन केमिकल नेचर था, जो ग्रिफिथ को नहीं पता था कि क्या है, वो अननोन केमिकल नेचर है उसका। अब हम जानते हैं वो डीएनए, पर ग्रिफिथ के टाइम पे नहीं पता था। तो समथिंग फ्रॉम हीट किल्ड, हीट से मरा हुआ, हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंटर इनटू आर स्ट्रेन एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू एस। अब मेरी बात सुने ध्यान से। ग्रिफिथ के लिए, फॉर ग्रिफिथ, केमिकल नेचर अननोन था, केमिकल नेचर ऑफ दैट अननोन। ग्रिफिथ ने उसे एक नाम दे दिया, ग्रिफिथ ने उसे नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ ने क्या नाम दिया? नेम्ड इट, उसे नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ऐसा कोई चीज जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दिया। आप समझ रहे हैं? ग्रिफिथ ने उसको क्या नाम दिया है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दिया। तो आप जरा ध्यान लगाओ, यहां पर कुछ ऐसा है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से एंटर किया है, किसमें? आर स्ट्रेन में, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म किया किसको? एस स्ट्रेन को। ग्रिफिथ के लिए उसका केमिकल नेचर क्या था बेटा? अननोन था। ग्रिफिथ ने उसको नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। नीट में क्वेश्चन ये आएगा कि केमिकल विच ट्रांसफॉर्म, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि केमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ए डीएनए, बी आरएनए, 3 प्रोटीन और डी अननोन, आपने अननोन मार्क करना है, क्योंकि ग्रिफिथ को यह नहीं पता था कि वो चीज डीएनए है। बाद में हमने आगे एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया कि जो चीज एंटर करी थी वो डीएनए था, क्योंकि डीएनए ही फिनोटाइप बदल सकता है, लेकिन ग्रिफिथ को नहीं पता था। तो ग्रिफिथ ने उसको नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसका केमिकल नेचर अननोन था, जिसका क्या नहीं पता था? केमिकल नेचर अननोन था। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? तुम डीएनए मार्क करके आओगे अगर क्वेश्चन आता है कि केमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इज डीएनए, आरएनए, प्रोटीन अननोन, अननोन मार्क करके आना। ग्रिफिथ को नहीं पता था। बोलो, क्लियर है? ये क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा? वाई माइस छोटे साइज का मैमल, और तो कोई है नहीं। क्लियर? हां, ग्रिफिथ को नहीं पता था, केमिकल नेचर अननोन था। अगला एक्सपेरिमेंट इसी बात को लेकर है, और हम उससे पहले एक बार एनसीईआरटी चेक करेंगे और उसको सुनेंगे क्या कहती है एनसीईआरटी। देखो, एनसीईआरटी कहती है आपसे कि 1928, साल याद करेंगे,
फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जिसको हम निमोनोकोकस भी कह सकते हैं, बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया, उन्होंने सीरीज एक्सपेरिमेंट किए, विटनेस अ मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन, मिराकुलस मतलब चमत्कारी बदलाव देखा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैड चेंज इन फिजिकल फॉर्म। नाउ दिस मीनिंग ऑफ चेंज इन फिजिकल फॉर्म का मतलब आर से एस बनना। द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया, जिसे हम निमोनोकोकस भी कह रहे हैं, आर ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट। कल्चर प्लेट क्या होती है? जिसमें मीडियम होता है। सम प्रोड्यूस शाइनी कॉलोनी, जिसे हम एस स्ट्रेन कहते हैं, while other produce rough colony. This is because एस स्ट्रेन बैक्टीरिया पर एक म्यूकस का कोट है जो एक पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट है, while आर स्ट्रेन में नहीं है। माइस जिसको इन्फेक्ट होता है किससे? एस स्ट्रेन पे, जिसे आप वायरुलेंट कह रहे हो, मर जाएगा। और इन्फेक्शन बट इन्फेक्टेड विद आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया। ये कह रहा है माइस जिसके अंदर क्या है, कौन सा स्ट्रेन है? एस आया है, देख रहे हो, माइस इन्फेक्टेड विद एस स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट है, वो निमोनिया से मर जाएगा। बट माइस इन्फेक्टेड विद आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया। ये चीज हमने करी कि नहीं बताओ? ठीक है, क्लियर, सही। अब देखो क्या किया, एस स्ट्रेन इंजेक्ट इनटू माइस, माइस मर गया। आर स्ट्रेन इंजेक्ट इनटू माइस, माइस जिंदा है। ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया, ग्रिफिथ बैक्टीरिया को मार पाया, कौन से वाले को? एस स्ट्रेन को भी मार सकते हैं, आर को भी, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, माइस में डालेंगे, माइस जिंदा है। तो देखो एस स्ट्रेन कैसा, हीट किल्ड, माइस में इंजेक्ट किया, माइस है लाइव। लेकिन मरा हुआ एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन माइस में डाला, माइस मर गया। देख पा रहे हो ये चीज? फिर उन्होंने क्या बोला, देखो, इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस और आर, माइस डाइड। मोर ओवर उन्होंने मरे हुए माइस से क्या निकाला? लाइव एस बैक्टीरिया निकाला। आप देख रहे हो, लाइव एस बैक्टीरिया किससे निकाला? मरे हुए माइस से, क्योंकि आर एस में कन्वर्ट हो गया था। तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कंक्लूड किया द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ, किसी कारण से आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें? हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। देख रहे हो, किसी कारण से आर स्ट्रेन एस में ट्रांसफॉर्म हो गया, किसके द्वारा? मरे हुए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, देख रहे हो, उसे उसने क्या नाम दिया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ट्रांसफर फ्रॉम मतलब मरे हुए एस स्ट्रेन से एंटर कर गया आर में। एंड अनेबल, अनेबल मतलब उसको बनाया कि वो म्यूकस कोट बना सके और वायरुलेंट हो जाए। मतलब कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जिसने आर स्ट्रेन को अनेबल कर दिया। अनेबल मतलब उसको ऐसा कैपेबल बना दिया कि वो क्या बना सके? म्यूकस कोट बना के एस में बदल जाए। दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऐसा जरूर जेनेटिक मटेरियल की वजह से होगा, लेकिन उसका देख रहे हैं बायोकेमिकल नेचर क्या था, उसे नहीं पता था। देख रहे हो, वाज नॉट डिफाइंड, उस वक्त नहीं पता था वो क्या है। तो जो बायोकेमिकल नेचर या केमिकल नेचर ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसे उसने जेनेटिक मटेरियल भी बोला, उस समय पता नहीं था। तो अगले एक्सपेरिमेंट के बाद वो पता चलेगा। क्लियर है? ठीक, क्लियर। आगे आओ अगले एक्सपेरिमेंट पे जल्दी। अगला एक्सपेरिमेंट देखो क्या बेटा, यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? हां, चलो आगे चल रहे हैं बेटा। डीएनए हीटिंग से डीनेचर हो सकता है, पर टेम्परेचर मान लो 70-80 डिग्री नहीं खराब होता है, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। हीटिंग कैन डीनेचर डीएनए पर बहुत हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं बेटा अगला एक्सपेरिमेंट। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में बदला, और वो एक फिजिकल फॉर्म चेंज है। आर मतलब रफ कॉलोनी, एस मतलब स्मूथ कॉलोनी। दोनों स्ट्रेन्स निमोनोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की है। आर नॉन वायरुलेंट, एस वायरुलेंट। सबसे पहले आर डाला, माइस जिंदा। एस को डाला उसमें, माइस एलाइव, माइस किल्ड।
हीट किल एस डाला, माइस अलाइव, दोनों मिक्स करके डाले 1 और 3, माइस क्या हो गया, किल्ड हो गया। मरे हुए माइस से जिंदा आर मिला, जबकि जिंदा एस मिला, जबकि हमने क्या डाला था, हीट किल डाला था। फिर उन्होंने बोला कि यार कुछ ऐसा है जो आर को एस में बदलता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, हमें केमिकल नेचर नहीं पता, हम उसे जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। अब क्या हुआ, 1933-44 लिखा हुआ है, 3 साइंटिस्ट हैं, एवरी, मैककार्टी, मैकलियोड। इन्होंने प्रूफ किया कि बायोकेमिकल नेचर जो है वो क्या है, मेरे पास डीएनए है। जो बायोकेमिकल नेचर है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वो डीएनए है। इन्होंने प्रूफ किया। देखो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे पहले एवरी, मैककार्टी, मैकलियोड ने 1944 में एक्सपेरिमेंट किया है। फोकस कर लो बेटा, फोकस करो। देखो इन्होंने क्या किया, इनके पास ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है। इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इन्होंने हीट किल्ड किया। इन्होंने क्या किया, इसको हीट किल्ड किया। हीट किल्ड किया एस स्ट्रेन को, आप देख रहे हो ध्यान से, ये हीट किल्ड किया एस स्ट्रेन को, एंड केमिकल प्यूरिफाइड किए। उसमें से केमिकल क्या करे, प्यूरिफाइड किए, प्यूरिफाइड, है ना। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है, दिस टेस्ट ट्यूब जो है मेरे पास, इस टेस्ट ट्यूब में मेरे पास क्या है, केमिकल्स हैं। कहां से, केमिकल्स फ्रॉम हीट किल्ड, हीट से मरा हुआ एस स्ट्रेन। और इसमें 3 मेन केमिकल हैं, आप समझना ध्यान से। इसमें 3 मेन केमिकल हैं। इसमें डीएनए है, इसमें आरएनए है, और इसमें प्रोटीन है, जो इन्होंने किससे निकाला होगा, मरे हुए एस स्ट्रेन से इसमें निकाला होगा। ठीक है, तो इन्होंने 3 केमिकल निकाल लिए। सबसे पहले आप ये समझो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने मरा हुआ एस स्ट्रेन लिया, हीट से किल किया एस स्ट्रेन को, और उसमें से 3 बायोकेमिकल निकाले इस टेस्ट ट्यूब में। तीनों साथ हैं, ऑल 3 आर टुगेदर। उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। उनको क्या किया, 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ऐसे डिवाइड कर लिया। आप समझ रहे हो, इन तीनों बायोकेमिकल को 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा डाल लिया। इसका मतलब तीनों में ऑल 3 टेस्ट ट्यूब, देखो ये बेटा, ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इससे इन्होंने 1A 1B जो भी टेस्ट ट्यूब्स बनाई, ये जो 3 अलग अलग हिस्सों में लिखा, डिवाइड किया, तो ऑल 3 टेस्ट ट्यूब, इन सब में ट्यूब हैव, इन तीनों में आप देख रहे हो, ऑल 3 टेस्ट ट्यूब हैव ऑल बायोकेमिकल्स। ये तीनों में बेटा मेरे पास क्या है, आप समझो ध्यान से, मैंने क्या किया है, ये एस स्ट्रेन है, इस एस स्ट्रेन में से केमिकल तोड़ के यहां निकाल लिया। इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इन तीनों में डीएनए आरएनए प्रोटीन है, इसमें भी डीएनए आरएनए प्रोटीन है, इसमें भी डीएनए आरएनए प्रोटीन है, इसमें भी डीएनए आरएनए प्रोटीन है। एक्सपेरिमेंट समझो, इन्होंने क्या किया, केमिकल प्यूरिफाई किया, उनको 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर लिया। ऐसा नहीं कि इसमें डीएनए है, इसमें आरएनए, इसमें प्रोटीन, नहीं, तीनों में डीएनए आरएनए प्रोटीन है। अब इन्होंने क्या किया समझना, अब इन्होंने क्या किया, इसमें एंजाइम डाला बेटा। इसमें क्या डाला, एंजाइम। क्या किया, एंजाइम ऐड किए। और कौन से एंजाइम ऐड किए मैं लिख रहा हूं, एक डाला इन्होंने इसमें आरएनएज, और एक डाला इसमें इन्होंने डीएनएज। आप देखो ध्यान से, डीएनएज डाला। तो मैं यहां पर अगले स्लाइड पर आपको लिखकर बता रहा हूं कि आरएनएज क्या करेगा, आरएनएज ये डाइजेस्ट करता है आरएनए को। ये किसको डाइजेस्ट करता है, आरएनए को। डाइजेस्ट का मतलब होता है ब्रेक करना, ब्रेक कर देगा आरएनए को, तो आरएनए नॉन फंक्शनल, कोई काम नहीं कर सकता, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। और अगर मैं लिखता हूं यहां पर डीएनएज, डीएनएज लिखता हूं, तो ये किसको डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है डीएनए को। तो ब्रेक कर दिया डीएनए को, तो जब डीएनए को ब्रेक कर दिया, आप समझे ध्यान से, डीएनए को ब्रेक कर दिया, तो डीएनए मेरे पास क्या हो गया, डीएनए भी नॉन फंक्शनल हो जाएगा, काम नहीं करेगा, है ना, नॉन फंक्शनल। आप समझिए इस बात को। और अगर मैं एक एंजाइम लेता हूं प्रोटीएज, तो प्रोटीएज क्या है, डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, ठीक है, और प्रोटीन भी क्या हो जाएगी, नॉन फंक्शनल, काम नहीं करेगी, ठीक है। अब आओ जरा यहां पर वापसी। इन्होंने क्या किया है, 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब ली हैं,
इसमें आरएनएज और डीएनएज डाला। अगर आप ध्यान से सोचो, इस टेस्ट ट्यूब में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तीनों है। हमने आरएनएज और डीएनएज डाला, तो इसका मतलब क्या नहीं टूटा? प्रोटीन नहीं टूटा, प्रोटीन इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब होता है डाइजेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब मेरे पास जो टेस्ट ट्यूब आई, यहां पर जो है ये क्या नहीं कर सकता? नॉट एबल टू ट्रांसफॉर्म। ये नॉट एबल टू ट्रांसफॉर्म मतलब क्या हुआ, ये समझो ध्यान से। देखो, हमने एस ट्रेन, मरे हुए एस ट्रेन से केमिकल निकाला, उस पर आरएनएज और डीएनएज डाला, तो उसकी प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुई, बाकी डाइजेस्ट हो गए। क्या क्या डाइजेस्ट हो गया? आरएनए एंड डीएनए डाइजेस्ट हो गया। आरएनए भी डाइजेस्ट हो गया, डीएनए भी डाइजेस्ट हो गया। क्या नहीं डाइजेस्ट हुआ? प्रोटीन। तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ। अब इस केमिकल को अगर मैं यूज करूं एस ट्रेन पर, एस ट्रेन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, मतलब प्रोटीन इज नॉट एबल टू ट्रांसफॉर्म एस ट्रेन, क्योंकि मैंने डीएनए आरएनए डाइजेस्ट कर लिया। अब यहां आ जाओ, मैंने यहां पर क्या डाला बेटा? यहां पर डाला मैंने ये क्या नाम है? डीएनएस, और मैंने डाला प्रोटीएज। तो इसका मतलब इस टेस्ट ट्यूब में क्या बच गया? आरएनए इंटैक्ट है, आरएनए डाइजेस्ट नहीं हुआ, नॉट डाइजेस्टेड। तो क्या आरएनए उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है? नॉट एबल टू ट्रांसफॉर्म। किसको ट्रांसफॉर्म करना है? आर स्ट्रेन को। क्यों ट्रांसफॉर्म करना है? क्योंकि हम करते हैं ना, एस स्ट्रेन से आर, मरे हुए एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन को बदल पाते हैं। यहां देखो, यहां इन्होंने डाला आरएनएज और प्रोटीएज, तो क्या हुआ? आप समझना ध्यान से बेटा, तो क्या हुआ? आप देखो जरा ध्यान से, मेरे पास इस टेस्ट ट्यूब में क्या बच गया? इंटैक्ट डीएनए। ऐसा चीज बच गया, डीएनए बच गया। अब ये डीएनए एबल टू ट्रांसफॉर्म, किसको ट्रांसफॉर्म कर पा रहा है? किसको ट्रांसफॉर्म कर पा रहा है? आर स्ट्रेन इंटू एस स्ट्रेन। तो इससे पता चल गया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ ने खोजा था वो डीएनए था। आप इस बात को याद रखें। तो हमने क्या किया है? मरे हुए एस स्ट्रेन से केमिकल निकाले, 3 केमिकल निकले, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। उन 3 केमिकल को 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल लिया, तीनों में आ गया। टेस्ट ट्यूब 1 में मैंने वो एंजाइम डाला जो आरएनए और डीएनए को डाइजेस्ट करता है। तो जो मेरे पास बचा, प्रोटीन बचा, इसमें आरएनए बचा, इसमें डीएनए बचा। ये दोनों टेस्ट ट्यूब में जो मटेरियल है वो आर को एस में नहीं बदल पा रहा है। तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन है? कौन है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल? मेरे पास डीएनए है, एंड हेंस जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो एवरी मैककार्टी मैक्लिओड ने बेटा प्रूफ किया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने दिया था वो मेरे पास क्या है? डीएनए। यहां तक आई समझ? क्लियर? क्लियर? जल्दी बोलो बेटा। डीएनए आरएनए तो पता था उस समय, नहीं आया समझ? घर चला जा भाई तू, और कितना समझाऊंगा इसको? बता, पुराना वाला समझ ही नहीं रहा है, क्या कर रहा है फिर? 3 बार बता दिया, फिर देख, कोई बात नहीं, मैं फिर समझा रहा हूं, पहले देख लो, अगर जिसको आए पूछो। इधर देखो, फिर से इधर देखो, ये क्या है? मेरे पास एस्ट्रेन बैक्टीरिया है। एस्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट से मार दिया, ठीक है। मारने के बाद उससे 3 केमिकल प्यूरिफाइड, समझ में आता है? एनसीईआरटी लिखती है प्यूरिफाइड 3 बायोकेमिकल, ये तीनों निकाल लिए। इनको 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाला, 2-2 करके एंजाइम डाले हैं, जिसमें डीएनएज डला हुआ है। जैसे डीएनएज आरएनएज तो प्रोटीन बच जाएगा, डीएनएज प्रोटीएज तो आरएनए बच जाएगा, आरएनएज प्रोटीएज तो डीएनए बच जाएगा। क्लियर? हां, तो ट्रांसफॉर्मेशन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन? डीएनए कर पा रहा है। मतलब यही वाला आर को, अब इसको मिक्स करेंगे ना इन तीनों टेस्ट ट्यूब में, फिर मैं कौन सा स्ट्रेन डालूंगा? आर स्ट्रेन डालूंगा, तीनों में आर स्ट्रेन डालूंगा। इसमें मेरे पास एस स्ट्रेन मिल जाएगी, इन दोनों में नहीं मिलेगी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से सुनना। इसका मतलब, अब ध्यान से सुना, इसका मतलब ये क्या मीनिंग निकलता है इससे? मीनिंग ये निकलता है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज आरएनए, सॉरी डीएनए, प्रिंसिपल इज डीएनए,
ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है बेटा? डीएनए है। आप समझो ध्यान से, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है? डीएनए जो अननोन था। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान सुनेंगे बेटा, एनसीईआरटी ने कहा है कि जब एवरी मैककार्टी मैकलियोड का काम आया, उससे पहले साइंटिस्ट जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन को समझ रहे थे। वो ऐसा समझते थे कि आर को एस में प्रोटीन बदल रहा होगा। ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया 1928 में। 1944 में एवरी मैककार्टी मैकलियोड का एक्सपेरिमेंट आया। उससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते थे कि प्रोटीन है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो प्रायर टू वर्क ऑफ एवरी मैककार्टी एंड मैकलियोड, मैनी वर्कर बिलीव, वर्कर मतलब साइंटिस्ट, मैनी वर्कर बिलीव ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज क्या है? डीएनए आरएनए, प्रोटीन को मानते थे। ये आपने याद करनी है बात। वो प्रोटीन समझते थे, पर इन्होंने प्रूफ करा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है? डीएनए है। दूसरा, एनसीईआरटी ने पूछा आपसे कि डीएनए और डीएनएज में क्या फर्क है। डीएनए और डीएनएज में डिफरेंस पूछा है। अब आप खुद से समझो इस बात को। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है ना? और डीएनएज क्या है? एंजाइम है। एंजाइम है तो ये किसका बना होगा? प्रोटीन का बना होगा। ये फर्क समझ आ रहा है? जल्दी बताओ। क्लियर? ठीक है, आओ जरा एनसीईआरटी को कर लेते हैं एक बार फटाफट से। इसका छोटा सा दे रखा है, देखो ये आ जाओ। चलो देखो जल्दी से, देखो क्या है एनसीईआरटी क्या कह रही है। देखो बेटा ध्यान से देखो। प्रायर टू वर्क ऑफ ओस्टवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलियोड एंड मैककिलन मैककार्टी, पूरे नाम है ये ईयर दे रखा है। जेनेटिक मटेरियल वॉज थॉट टू बी प्रोटीन, प्रोटीन को माना जा रहा था। दे वर्क टू डिटरमाइन, उन्होंने क्या काम किया? बायोकेमिकल नेचर। मतलब क्या है बायोकेमिकल नेचर? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में, तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंट में आया था उसका बायोकेमिकल नेचर पता लगा। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल प्रोटीन डीएनए आरएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल। समझ रहे हो? उन्होंने हीट किल्ड एस सेल से 3 बायोकेमिकल, हमने भी करे थे, हमने तो डायग्राम बना दिया इन चीजों का। दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज, इन्होंने ऐसा डिस्कवर किया कि इन तीनों में से सिर्फ डीएनए ऐसा है जो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, ये चीज हमने अभी डिस्कस करी। ठीक, क्लियर हो गया बेटा? बिल्कुल सही। अब उसके बाद आ जाओ जरा, देखो आगे की बात। बेटा मैं वो जो लिखा है उसको डायग्राम की फॉर्म में बता चुका हूं। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको ये लाइन समझनी है तो ये देखो जरा, उन्होंने कहा प्रोटीएज और आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। आप देखो, दिस प्रोटीएज और आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि डीएनए इंटैक्ट है। आप देख पा रहे हो डीएनए नहीं टूटा है। ये लाइन यहां पर है, ठीक है, ये लाइन यहां पर है। क्लियर? देखो, सो द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल substance was not protein or RNA. Digestion with DNAs did inhibit transformation. तो केस 1 और 2 में हमने DNAs यूज किया था, उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हो गई थी, सजेस्टिंग दैट द डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। डीएनए ने ट्रांसफॉर्मेशन की है। दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल। उन्होंने कंक्लूड किया कि डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है। डीएनए क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल, उन्होंने बताया। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, इनके काम पे बहुत सारे साइंटिस्ट कन्विंस नहीं थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट कन्विंस। डीएनए, और देख रहे हो डीएनए इसका मतलब डीएनए एस लिखा हुआ है, और एज का मतलब होता है एंजाइम। बेटा वाई ऑल बायोलॉजिस्ट नॉट कन्विंस, एक्चुअल में क्या हो रहा है मैं बताता हूं क्यों कन्विंस नहीं थे। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है,
पर ट्रांसफॉर्मेशन जब हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाए, लेकिन यहां सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जनरेशन में नहीं जा रहा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सारे साइंटिस्ट इस बात से कन्विंस नहीं हुए कि यार जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए है, सारे साइंटिस्ट कन्विंस नहीं हुए। अगला एक्सपेरिमेंट जो आया हर्से और चेज का, उसके साथ एक लाइन थी जो नीट शायद 2018 में आई थी, अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल कम विद एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्से एंड चेज, उसको डिस्कस कर रहे हैं अब। क्लियर है? हेरिडिटरी मतलब एक जनरेशन से दूसरा, जेनेटिक मटेरियल बेटा क्लियर। क्लोजिंग टाइम इज 9 PM टुडे, और कृपया इसके बाद ना पूछे मेरे से कोई। और ये जो बोलेंगे टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं उनका कुछ नहीं होना। 1 घंटे पहले टेस्ट के लिए पढ़ते हो, कल टेस्ट है आज पढ़ोगे तुम, मक्कार। आ जाओ, हर्से चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, एंजाइम का फॉर्मूला बताना। एंजाइम प्रोटीन है, फॉर्मूला क्या? प्रोटीन का फॉर्मूला होगा। ठीक है, आ जाओ भाई, अगला एक्सपेरिमेंट आ जाओ। देखो अगला एक्सपेरिमेंट किसका? हर्से चेज का। एल्फ्रेड हर्से, मार्था चेज। मार्था चेज लेडी थी, एल्फ्रेड हर्से जेंट्स थे। ठीक है, इतना तो बता देते ताकि आपको लगे कि भाई हाँ और भी साइंटिस्ट थे, है ना। इंडिया में तो उस वक्त हम लोग लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, झगड़ा चल रहा था हमारा, है ना, अंग्रेजों से। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है। हर्से चेज का एक्सपेरिमेंट है। ईयर मेरे पास क्या लिख रहे हैं? ईयर 1952। साइंटिस्ट बता दिए आपको हर्से और चेज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसपे हम डिस्कशन करेंगे, और वो स्टेटमेंट क्या है उसको देखना आपने, है ना, उसको देखोगे आप। देखो क्या स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना बेटा। स्टेटमेंट क्या उसको देखो। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अनइक्विवोकल, ये लाइन आई थी सीधे, अनइक्विवोकल प्रूफ फॉर जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्से एंड चेज। मतलब इस लाइन का मतलब क्या? पहले मतलब समझो, याद हो जाएगी। लाइन का मतलब यह है, इस लाइन का मीनिंग यह है, हर्से चेज एक्सपेरिमेंट का। एक्सपेरिमेंट में समझा रहा हूं आपको। इस लाइन का मीनिंग यह है कि इनके काम पर किसी को डाउट नहीं था। मतलब अगर आपसे पूछा जाए डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो प्रूफ किसने किया? इन्होंने। बाकी डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, वो किसने प्रूफ किया? ग्रिफिथ ने। सॉरी, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कुछ होता है, ये किसने प्रूफ किया? ग्रिफिथ ने। डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ये किसने प्रूफ किया? एवरी मैककार्टी मैक्लियोड ने। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये इनके एक्सपेरिमेंट से आया, और इनके एक्सपेरिमेंट के बाद कोई डाउट नहीं रह गया किसी भी साइंटिस्ट को, उन्होंने एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो ये लाइन है अनइक्विवोकल प्रूफ। डायरेक्ट लाइन आ गई थी शायद 2018, 17 या 19 में से कोई एक पेपर था जिसमें ये लाइन आ रखी है डायरेक्टली, अनइक्विवोकल प्रूफ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब आपको ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया ये जानना है। हमें क्या करना है बेटा? ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया है ये जरूर जानना है हमें, है ना। किस पे किया गया है, आ जाओ जरा देख लेते हैं ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया, जरा देखते हैं, फिर आपको समझ आएगी सारी लाइनें। देखो हुआ क्या था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पे? एक्सपेरिमेंट ऑन, मुझे बताओ ग्रिफिथ ने किस पे किया था? आप कहोगे स्ट्रेप्टोकोकस पे। एवरी मैककार्टी मैक्लियोड ने किस पे किया? स्ट्रेप्टोकोकस पे। इन्होंने किस पे किया? ई कोलाई पे। ई कोलाई बैक्टीरिया पे किया। ठीक है, ठीक है। ई कोलाई क्या है बेटा? बैक्टीरिया है। ठीक, अच्छा, एक ऐसा वायरस विच अटैक बैक्टीरिया, वायरस विच अटैक बैक्टीरिया, उस वायरस का नाम है, उसे हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफाज कहते हैं बेटा। समझ लो ध्यान से, हमने लिखा है वायरस विच अटैक बैक्टीरिया, उसे बैक्टीरियोफाज कहते हैं। देखो मेरी बात समझना ध्यान से, बैक्टीरियोफाज एक वायरस है जो किस पर अटैक करता है? बैक्टीरिया पे।
तो इनको क्या समझ में आता है, देखना है ध्यान से कैसे अटैक करता है, थोड़ा अटैक करने वाला बात समझो। दिस इज ई कोलाई, ये ई कोलाई है जिसे मैं बैक्टीरिया कह रहा हूं, ठीक। ये बैक्टीरिया का डीएनए है। आपको पता है बैक्टीरिया के डीएनए को न्यूक्लियोइड कहते हैं। मेरे पास बैक्टीरियोफाज ऐसा दिखता है, इस तरह का शेप होता है। उसके पास अंदर यहां जेनेटिक मटेरियल होता है, दिस इज जेनेटिक मटेरियल। यहां अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो जेनेटिक मटेरियल इसमें चला जाता है ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, इसे इन्फेक्शन कह रहे हैं, दिस इज नोन एज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन वर्ड का क्या मतलब है कि ये जो बैक्टीरियोफाज है, जो वायरस है, देखना इस चीज को बेटा, जो ये वायरस है जिसे आप बैक्टीरियोफाज कह रहे हो, बैक्टीरियोफाज अटैच होता है किस पर, ई कोलाई पे। दिस इज बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया पे ये बैक्टीरियोफाज अटैच हो गया, इसका ये जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की कहानी सुनो। उसके बाद जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड को तोड़ देता है। वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो है उसने न्यूक्लियोइड को तोड़ दिया। आप देख रहे हो न्यूक्लियोइड टूट गया ऐसे, ये यहां लगा रहता है ऐसे, ठीक है ऐसे। और उसके बाद क्या होता है, ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल, देख पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये मेरे पास न्यूक्लियोइड टूट गया, न्यूक्लियोइड ब्रेक कर गया। किसने तोड़ा है, इसने तोड़ा है। ये कौन है, बैक्टीरियोफाज, वायरस का जेनेटिक मटेरियल। आ रहा है कुछ समझ। तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट सिखाने से पहले कुछ बैकग्राउंड बता रहा हूं कि क्या हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास ये जेनेटिक मटेरियल है जो एंटर किया, उस जेनेटिक मटेरियल ने न्यूक्लियोइड तोड़ दिया। जब न्यूक्लियोइड तोड़ दिया उसके बाद इसने अपनी कॉपी बनाई। किसकी कॉपी बनाई, कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल फॉर्म, कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल फॉर्म, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल की क्या बनी, कॉपी बनी। और उसके बाद ये तोड़कर इस सेल को अपनी इसने कॉपी बनाई, और साथ में फिर ये कवर बनाए, प्रोटीन के कवर जो भी थे ये बनाए कवर, और जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनी हुई है ऐसे। और फिर वायरस को इसने सेल को तोड़ा और यहां से खूब सारे वायरस रिलीज हो गए। देखो ध्यान से बेटा, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि वायरस कैसे मल्टीप्लाई करता है बैक्टीरिया में। ये वायरस क्या करता है, बैक्टीरिया को ऐसे अटैक करता है। इसने इसको अटैच, देखो यहां अटैच हो गया, ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल यहां अंदर आ गया। ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है जिसने ये बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को, न्यूक्लियोइड को तोड़ दिया। उसके बाद वायरस ने अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाई, फिर वो कवर बनाया, ये वाला कवर बनाया खूब सारा, फिर पैकिंग करके सेल को तोड़ के, बैक्टीरिया के सेल को तोड़ के निकल गए। दिस इज हाउ वायरस अटैक, ऐसे वायरस अटैक करता है, ये पहले समझाना जरूरी है। ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफाज क्या है, वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। इतनी बात समझ में आई, पहले बताओ, इतनी बात समझ में आई, क्लियर, जल्दी बताओ बेटा, इतनी बात समझ में आई। दुर्गेश कुमार यादव पढ़ ले भाई, लैगिंग नहीं हो रहा है। इतनी बात क्लियर समझ में आई, पहले ये बताओ। अभी मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ाया बेटा, अभी मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ाया, सिर्फ बात बताइए कि क्या हो रहा है। यार तुझे मैंने कहा पहले ये बात समझ में आई, एनसीईआरटी का तो डायग्राम ही नहीं बताया मैंने। कुछ लिख रहे हैं, इसको भी रिपीट करूं बेटा, ये 11th का कॉन्सेप्ट है, मैंने शॉर्ट में आपको समझा तो दिया। आपको मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से। बैक्टीरिया पर जो वायरस अटैक करता है उसे बैक्टीरियोफाज कहते हैं। बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर घुसता है, वो क्या करता है, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को तोड़ देता है, फिर अपनी क्या बनाता है, कॉपी बनाता है। जब वो अपनी कॉपी बनाता है बेटा, अपनी कॉपी बना लेता है, तो उसके बाद वो क्या बनाता है, कवर भी बनाता है, और फिर सेल को तोड़ के निकल जाता है। ये समझना है।
क्लियर? हाँ, अरे सिंपल बात समझो, बैक्टीरियोफाज एक वायरस है, वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल जाता है, जेनेटिक मटेरियल उसके डीएनए को तोड़ देता है बैक्टीरिया के, फिर अपनी कॉपी बनाता है, फिर ये कवर बनाता है, दिस इज कवर, ये जो कवर है ना यहां पर, ये बनाता है ये वाला कवर, और फिर उस कवर के अंदर इसे पैक करता है और छोड़ के फिर इसको तोड़ के निकल जाता है। ठीक है? हां, अब यहां पर अगली बात क्या है, बैक्टीरियोफाज इज वायरस और जेनेटिक, वायरस है यार, क्या कर रहे हो? अब देखो आपको क्या समझना है, देखो हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि बच्चे जब वो एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि कर क्या रहे हैं एक्सपेरिमेंट में। तो आपको क्या, जब कभी ऐसा दिक्कत आए कि क्या हो रहा है, तो सबसे पहले यह समझो कि साइंटिस्ट को क्या पता था, मतलब ये जो हर्षे और चेज थे इन्हें पता क्या था। दूसरी बात यह समझो पता करना क्या था, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो समझ नहीं आते उनके साथ दिक्कत यह होती है कि हमें ये नहीं लाइन ड्रॉ कर पाते हमें क्या पता और क्या पता करना था एक्सपेरिमेंट में। अब मैं वो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, उसको देखो, ठीक है? क्लियर? ठीक है बेटा, न्यूक्लियोइड को तोड़ने का फायदा क्या होता है, अगर वायरस का डीएनए न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल, वायरस का जेनेटिक मटेरियल अगर न्यूक्लियोइड नहीं तोड़ेगा तो मशीनरी अपने कंट्रोल में नहीं लेगा। आप देखो कुछ ऐसा है कि आपके घर में कोई आए, ठीक है, आपका किचन यूज करे, तो आपका किचन यूज करने से पहले उसको आपको मतलब पिटाई करके साइड में बिठाना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ न्यूक्लियोइड के साथ करा, उन्होंने क्या किया, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया की मशीनरी को यूज करना चाहता है, तो उसे न्यूक्लियोइड को साइड करना पड़ेगा, उसने उसको तोड़ ही दिया। ठीक है, उसके बाद उसने अपनी कॉपी बनाई, अपने तुम्हारे किचन में आके मस्त खाना वाना पकाया, ठीक है, खाया, अपना नंबर बढ़ाया, फिर वो क्या किया, आपके घर को तोड़ के ही चला गया। ये काम करता है, तो बैक्टीरिया को तोड़ के बाहर निकल जाता है और उसमें खूब सारे वायरस निकलते हैं। ये था। अब सवाल ये उठता है कि इनको क्या पता था, हर्षे चेज को क्या पता था, व्हाट दे नो, उनको यह पता था कि इन्फेक्शन साइकिल कैसी है, इन्फेक्शन साइकिल ऑफ वायरस, इन्फेक्शन साइकिल ऑफ वायरस पता थी, जिसमें यह पता था कि जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है। क्या पता था बेटा, जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है किसमें, एंटर इनटू सेल, इनटू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है। और बैक्टीरिया क्या करता है, देखो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, बैक्टीरिया का क्या करता है, देखो ये न्यूक्लियोइड है, इसको तोड़ देंगे, इस न्यूक्लियोइड को हम तोड़ देंगे ना, ऐसे तोड़ दिया, तो बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया इस वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अपने जैसा ट्रीट करता है, मतलब ये हमारा ही जेनेटिक मटेरियल है। तो बैक्टीरिया ट्रीट जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इट्स ओन, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस लाइक इट्स ओन, खुद के जैसा ट्रीट करता है, कि उसको कॉपी बनाने देता है। देख रहे हो, ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल आया, दिस इज वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो आ गया, दिस इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल आ गया। बैक्टीरिया क्या कर रहा है, इस जेनेटिक मटेरियल को, जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल को जो वायरस का है उसको अपने जैसा जेनेटिक, अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल मान रहा है, और वो क्या कर रहा है, उस जेनेटिक मटेरियल को मतलब अपने जैसा मान के कॉपी बनाने दे रहा है। ठीक है, ये उन्हें पता था, ये वो बात थी जो हर्षे चेज को पता थी। उन्हें पता क्या नहीं था, ये सुनो, उन्हें यह नहीं पता था कि जो जेनेटिक मटेरियल एंटर किया वो डीएनए है। अगर वो ये प्रूफ कर दें कि जो चीज एंटर करी है वो डीएनए है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल। सुनो ध्यान से, कोई भी ऐसी चीज जो एंटर करे, अपनी कॉपी बनाए और अपना नंबर इंक्रीज करे, उसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। उन्हें यह पता था कि जेनेटिक मटेरियल एंटर करके कॉपी बनाता है, उन्हें यह नहीं पता था कि जो एंटर किया वो डीएनए था। तो व्हाट दे नॉट नो, उन्हें यह नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल विच एंटर, हमें यही पता करना है, जेनेटिक मटेरियल विच एंटर, जो एंटर किया वो डीएनए है।
एंटर इज डीएनए, जो एंटर किया वो डीएनए है, ये नहीं पता था उन्हें। ये पता था कि जेनेटिक मटेरियल एंटर करके अपनी कॉपी बनाएगा, ये पता था उन्हें, कॉपी बना के नए वायरस बनाएगा। पर जो चीज एंटर करी वो डीएनए है, ये नहीं पता था। हम अगर ये प्रूफ कर दें कि जो चीज एंटर करी वो डीएनए है, तो हम ये प्रूफ कर जाएंगे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। इतनी चीज दिमाग में खुल रही है, पहले बताओ। क्लियर है? जल्दी बोलो बेटा। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जो एंटर किया वो डीएनए है, तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ये पता चल गया उन्हें क्या पता था और क्या पता करना था। अरे बोलो जल्दी भाई। बेटा वायरस के पास आरएनए डीएनए दोनों होता है। कक्षा 11वीं के आप शायद चैप्टर नंबर 2 पे वायरस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां लिखा हुआ है कि नॉर्मली बैक्टीरियोफाज जो वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया को, उसमें डीएनए होता है। क्लियर? हमें यह पता करना है, सुन लो ध्यान से, हमें यह पता करना है जो चीज एंटर करी वो डीएनए है। हमें यह जरूर पता है कि जो चीज एंटर करी वो जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है? हां ठीक है। चैप्टर 2 में लिखा है कि मोस्ट ऑफ द वायरस विच अटैक बैक्टीरिया आर डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। ठीक है, क्लियर? चलिए, बहुत ही सही। कैट नहीं मिली बेटा, कैट मिली नहीं, वो नहीं मिला वो, है ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। ठीक है। हाउ डिड दे नो इट इज जेनेटिक मटेरियल? सुनो ध्यान से, कोई भी ऐसी चीज जो अपनी कॉपी बनाकर अपना नंबर बढ़ा सके उसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है बेटा? क्लियर? ठीक, हां ठीक है, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे आओ। अब उन्होंने क्या किया, सुनना ध्यान से। उन्होंने क्या किया, ध्यान से, उन्होंने क्या किया। हमारे पास क्या होता है बेटा, ध्यान से सुन लो। जो उन्होंने आगे एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया वो समझा रहा हूं। ठीक है, क्लियर? हाँ ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। अब जो एक्सपेरिमेंट उसको समझ लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, और प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो, हम ये समझते हैं कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन हैव सल्फर। प्रोटीन में क्या होता है? सल्फर होता है। क्या होता है बेटा? सल्फर होता है। और देखो, प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होता है, पर वो डीएनए में भी होता है। सल्फर मोस्टली प्रोटीन में होता है। और डीएनए जो है, डीएनए हैव फॉस्फोरस। डीएनए में मेरे पास क्या होता है? फॉस्फोरस होता है। ठीक है, मेरे पास क्या था, ध्यान से सुनो, मेरे पास सल्फर, सल्फर का जो नॉर्मल आइसोटोप होता है, नॉर्मल आइसोटोप का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मैं लिखता हूं S, क्या होगा बेटा? याद करो, S32 होता है। लेकिन जो S35 है वो रेडियो एक्टिव होता है। याद रखोगे इस बात को? S32 नॉर्मल है, लेकिन जो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है वो S35 होता है। ऐसे ही फास्फोरस में क्या होता है? फास्फोरस में मेरे पास P32, ये रेडियो एक्टिव होता है। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, समझना ध्यान से। हर्षेचेज ने क्या किया, इनको यह प्रूफ करना था जो चीज एंटर करी वो डीएनए है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो ऐसे वायरस बनाए, एक में रेडियो एक्टिव सल्फर था और दूसरे में रेडियो एक्टिव फास्फोरस। वो कैसे किया होगा? उन्होंने ऐसे सोर्स पे ग्रो किया। देखो एक चीज समझो, अगर मुझे इस पर रेडियो एक्टिविटी लानी है तो इस वायरस को मैं किसी ऐसे खाने की चीज पे ग्रो करूं जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर हो, तो ये वायरस जो इस चीज पर खाएगा कैसे? अपने नंबर बढ़ाएगा। उसकी
प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा। तो मैंने यहां पर लिखा है इस बात को कि ये जो वायरस है, ध्यान से सुने, वायरस ग्रोन ऑन सोर्स हैविंग क्या, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। एक ऐसा वायरस जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे ग्रो किया गया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे ग्रो किया गया, उस पर क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे ग्रो किया गया। आप समझना इस बात को, वायरस ग्रोन ऑन सोर्स हैव रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, उस पे क्या मिला बेटा मुझे, समझो इस बात को, हैव डीएनए रेडियो एक्टिव। उनकी रेडियो एक्टिविटी किस पे आ गई, डीएनए पर। तो मैंने एक ऐसा वायरस लाया जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव है। दूसरा मैंने क्या किया, वायरस ग्रोन ऑन सोर्स हैविंग रेडियो एक्टिव सल्फर, उसमें क्या रेडियो एक्टिव होगा, प्रोटीन इज रेडियो एक्टिव। इस पूरी बात की समरी यह है कि मुझे दो तरह के वायरस चाहिए, एक वायरस जिसमें फास्फोरस डाला हुआ है रेडियो एक्टिव, जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव है, और एक ऐसा वायरस जिसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। आपको यह समझ में आना चाहिए बेटा, सल्फर जो होता है प्रोटीन में जाता है, फास्फोरस जाता है किसमें, डीएनए में। सल्फर नॉर्मल होता है 32, तो S35 उसकी रेडियो एक्टिव फॉर्म है जो अल्फा बीटा गामा इमिट करेगी, P32 उसकी रेडियो एक्टिव फॉर्म है। तो सल्फर जाएगा, तो अगर मेरे पास एक वायरस है, दिस वायरस, इस वायरस पर रेडियो एक्टिव सल्फर है, तो वो रेडियो एक्टिविटी इसकी प्रोटीन से आ रही होगी। इतनी बात समझनी है आपने। ये वायरस है, इस पर रेडियो एक्टिव फास्फोरस है, तो वो रेडियो एक्टिविटी उसके किससे आ रही होगी, किससे आ रही होगी, डीएनए से। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम एक्सपेरिमेंट समझेंगे। देखो, उन्हें क्या पता था, वायरस का जेनेटिक मटेरियल जाता है, वो सेल के न्यूक्लियोइड को तोड़ के अपनी कॉपी बनाता है। क्या पता करना है, जो चीज एंटर करी वो डीएनए है। उसके बाद हमने क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर और क्या लिए, फास्फोरस लिए, उसको अलग अलग वायरस बनाए। एक वायरस जिसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव है सल्फर के थ्रू, एक वायरस जिसमें डीएनए रेडियो एक्टिव है फास्फोरस के थ्रू। इतनी बात समझ में आई, बोलो बेटा, क्लियर। यार पढ़ लिया करो, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत हार्ड ट्राई कर रहा हूं इसको समझाने का, क्योंकि ये समझ नहीं आता बच्चों को ये वाला एक्सपेरिमेंट। कोशिश करो यार, आप ऐसे छोड़ोगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। ठीक है, कोशिश करो बेटा। S35 बेटा, कोई भी रेडियो एक्टिव चीज म्यूटेजन हो सकती है। ठीक है, क्या समझ में आना चाहिए, दो वायरस आ गए, एक में प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, दूसरे में डीएनए रेडियो एक्टिव है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अभी तक मैंने, अच्छा वायरस क्यों नहीं मरता ये बाद में बात करेंगे, अभी तक मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं बताया, मैंने एक्सपेरिमेंट का बैकग्राउंड बना लिया। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं। पहला कि उन्हें क्या पता था, उन्हें यह पता था कि जब वायरस अटैक करता है तो होस्ट की मशीनरी वायरस के डीएनए नहीं बोलना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल को अपने जैसा मानता है और उसकी कॉपी बनाता है। दूसरा, उन्हें यह नहीं पता था कि जो चीज एंटर करती है वो डीएनए है। हमने दो वायरस लिए, एक में सल्फर के थ्रू प्रोटीन रेडियो एक्टिव है और एक में फास्फोरस के थ्रू डीएनए रेडियो एक्टिव है। ठीक है, क्लियर। हां, क्लियर। रेडियो एक्टिव कैसे बनाएंगे, किसी वायरस को किसी ऐसे बैक्टीरिया पर खिलाओ जिसका खुद का सेल्फ प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो, ऐसे करके बनाते हैं। क्लियर। आओ जरा आगे देखो। अब आओ जो एक्सपेरिमेंट है उसको समझो। देखो, इस एक्सपेरिमेंट को हम ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को समझना ताकि आपको क्लियर आ जाए समझ, जो मैं बात बोल रहा हूं ध्यान से समझना बेटा, जो मैं बताने वाला हूं आपको। इस एक्सपेरिमेंट को हम ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। देखो, इस एक्सपेरिमेंट में करते क्या है, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले देखो, इस एक्सपेरिमेंट में करते क्या है, 3 स्टेप करते हैं। सबसे पहले करते हैं इन्फेक्शन। हमारे पास ये ई कोलाई है, ई कोलाई पे इस वायरस ने इन्फेक्शन किया। ये वायरस है, वायरस मतलब बैक्टीरियोफाज, इसने इन्फेक्शन किया। इसका क्या एंटर कर गया यहां पर,
ये जेनेटिक मटेरियल एंटर कर गया, ठीक है। तो इन्फेक्शन में करा क्या है, हम देख लो। इन इन्फेक्शन क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से देखो। देखो 3 स्टेप हैं, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट नाम है। फर्स्ट इन्फेक्शन, सेकंड ब्लेंडिंग, थर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। सबसे पहले इन्फेक्शन देखो क्या हुआ, वायरस इस पर अटैच हुआ है बैक्टीरिया पे। वायरस क्या हुआ, इन्फेक्शन में क्या हुआ है, इन्फेक्शन के लिए लिख रहा हूं, वायरस अटैच ऑन बैक्टीरिया, अटैक ऑन बैक्टीरिया दोनों एक ही बात है, अटैच हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल एंटर किया है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस एंटर इनटू बैक्टीरिया, एंटर इनटू बैक्टीरिया। जेनेटिक मटेरियल वायरस का बैक्टीरिया में एंटर कर गया। आप देख पा रहे हो, यहां पर वायरस अटैच हुआ, उसका जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया। ये पहला स्टेप है इन्फेक्शन। अब दूसरा स्टेप ब्लेंडिंग है। ब्लेंडिंग देखो क्या होता है, ब्लेंडिंग क्या होता है बेटा, मेरे पास समझना ध्यान से। ब्लेंडिंग क्या होता है, मेरे पास ये वायरस का जो कोट था, दिस इज कोट, ये वायरस का कोट है। कोट मतलब कवर है, मुझे नहीं पता ये किसका बना हुआ है, ये कोट है। ये कोट यहां अटैच था ऐसे। मैं क्या करता हूं, इसको शेक करता हूं, किसी सॉल्यूशन में ऐसे शेक कर रहा हूं, ब्लेंड कर रहा हूं। ब्लेंड करने से क्या होगा, ये जो कोट है ये छोड़ के हट गया। देख रहे हो, पहले यहां अटैच था, ये यहां क्या था बेटा, अटैच था, अटैच था ये, और ये अब डिटैच हो गया। डिटैच का मतलब अलग हो गया, कोट ने इसको छोड़ दिया। मतलब अब क्या हुआ बेटा, जो वायरस का कोट है, वायरस का कोट है, इट गेट, कवर मतलब इट गेट डिटैच। डिटैच का मतलब होता है अलग होना, फ्रॉम ई कोलाई। ई कोलाई से वो अलग हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ रही। तो ब्लेंडिंग का मतलब यही होता है, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मैंने उसको विग्रस शेकिंग करी, उससे ये कवर जो यहां अटैच था ये छोड़ के हट गया, क्योंकि अब तो मटेरियल चला गया, मुझे काम भी नहीं है, वो जुड़ा रहे। अब सुनो ध्यान से, तीसरा क्या होता है, तीसरा स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं, जिस टेस्ट ट्यूब में ये बैक्टीरिया और ये वायरस इसको घुमाते हैं टेस्ट ऐसे। आप देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं इस टेस्ट ट्यूब में, तो हैवी चीज नीचे बैठ जाएगी। तो नीचे जो बैठता है, ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास क्या होगा, यहां पर पैलेट लिखेंगे जो नीचे बॉटम पे होता है। बॉटम पे मेरे पास हैवी चीज होती है। अब मैं आपसे अगर पूछूं बैक्टीरिया और वायरस में से कौन हैवी है, सोचो कौन हैवी है, बैक्टीरिया। तो मेरे पास क्या होगा, ई कोलाई, ई कोलाई सेटल हो जाएगा, सेटल और कम इन पैलेट। पैलेट क्या होता है बेटा, पैलेट वो होता है जो नीचे मिलता है। जब हम किसी ट्यूब को घुमाते हैं तो हैवी चीज नीचे बैठ जाती है, ये रही, ये नीचे बैठ गई, उसे मैंने क्या बोला, पैलेट। पैलेट का मतलब बॉटम में आया। बॉटम में क्यों आया, क्योंकि वो हैवी है। तो ई कोलाई सेटल और कम इन पैलेट, ठीक है। और जो ऊपर लिक्विड होता है इसे सुपरनेटेंट कहते हैं। सुपरनेटेंट क्या होता है, लिक्विड है बेटा, ऊपर लिक्विड है ये। इस लिक्विड में ये आ जाएगा, वायरस का कोट आ जाएगा, वायरस का कोट कम इन लिक्विड। किस में आ गया, लिक्विड में आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। 3 स्टेप है, अब एक्सपेरिमेंट समझेंगे हम। 3 स्टेप है इस एक्सपेरिमेंट के। पहला इन्फेक्शन कराया, दूसरा ब्लेंडिंग करी, ब्लेंडिंग से ये अटैच था, ये हट गया ऐसे। तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन है, तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन है, ये नीचे बैठ गया था बेटा, बॉटम में हैवी था। सुपरनेटेंट मेरे पास ऊपर लिक्विड में है, यहां पर सुपरनेटेंट ये ऊपर वाला लिक्विड होता है, इसमें कौन आ जाएगा, वायरस का कवर आ जाएगा। अब मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, अगर मैं ये ब्लेंडिंग नहीं करता, मैं ब्लेंडिंग नहीं करता, तो ये ई कोलाई नीचे जाता, इसके साथ ये लगा हुआ ये भी चला जाता। अगर आप ब्लेंडिंग स्टेप ना करो तो देख रहे हो ये इससे अटैच है, ये भी इसके साथ नीचे यहां आ जाएगा। ये बैक्टीरिया इसमें मिला है और ये कवर मुझे यहां मिला है, तो बैक्टीरिया के साथ ये भी नीचे आ जाता। ये चीज समझ आ रही है, बोलो बेटा, जल्दी बताओ। यहां तक समझ में आया। 3 स्टेप है, पहला इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग करने से वायरस का कवर हटाना है, तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन, हैवी चीज नीचे। तो बैक्टीरिया आप समझ रहे हैं, ई कोलाई सेटल और कम इन पैलेट विद जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल वायरस का कहां है, मटेरियल ऑफ वायरस वो कहां है बेटा, बैक्टीरिया में है। क्लियर है, जल्दी बोलो बेटा। क्लियर,
एक सेकंड बेटा, पानी पी ले। क्लियर है? बेटा कोट डिटैच करना है ना, चलो एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से देखो मैंने क्या बोला है। इस एक्सपेरिमेंट के 3 स्टेप है। पहले स्टेप में वायरस अटैच होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है, ये देखो अटैच है, चिपका हुआ है। दूसरे स्टेप में आप ब्लेंडिंग करते हो, ये यहां से टूट हट जाता है और ये ऐसे डिटैच हो गया, आप देख रहे हो ऐसे अलग हो गया। ठीक है, अगर आप ब्लेंडिंग नहीं करोगे, देखो ये हैवी चीज कौन है, इसमें हैवी कौन है, बैक्टीरिया हैवी है, तो जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो हैवी चीज नीचे जाएगी। इस हैवी चीज के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल भी है, ये भी साथ में यहां आएगा पैलेट में। इस लिक्विड में क्या आ जाएगा, डिटैचमेंट। अगर आप ब्लेंडिंग नहीं करते तो इसके साथ ये भी नीचे बैठ जाता। क्लियर है? क्लियर? सही है? क्लियर है बेटा? बिल्कुल समझो ध्यान से, ये चीज समझो। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। ब्लेंडिंग इसलिए करी ताकि ये अलग हो जाए, तो लिक्विड में मेरे पास देखो, इस लिक्विड में ये कवर आएगा ये वाला, और इस नीचे आएगा पैलेट। ठीक? क्लियर? अब आ जाओ जरा रेडियो एक्टिविटी वाला, तो बता रहा हूं ये डिटैच होने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ट्यूब को घुमाते हैं, ट्यूब ऐसे हो जाती है सीधे, मतलब ट्यूब इस तरीके की हो जाती है, उसमें है, उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो हैवी चीज नीचे आएगी, लिक्विड यहां पर सिंपल चीज आ जाएगी। क्लियर है? हाँ, चलो आगे आओ, आगे आओ बेटा, आगे आओ, जल्दी आओ। देखो ये देखो जरा, अब देखो क्या असल में एक्सपेरिमेंट ये है। देखो मैंने जो यहां वायरस लिया हुआ है, देखो यहां मैंने वो वायरस लिया है, वायरस जिसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, जिसका क्या है, प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, ये वायरस लिया है। ठीक है, प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, मतलब मैंने क्या लिया यहां पर, S35 वाला वायरस लिया इस वाले एंड पर। तो सेम स्टेप हो रहे, इन्फेक्शन, फिर मैंने करी ब्लेंडिंग और मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन करी। मैंने यहां पर प्रोटीन रेडियो एक्टिव ले रखा है, और वो रेडियो एक्टिविटी मुझे यहां से मिल रही है। मुझे रेडियो एक्टिविटी कहां से मिल रही है, सुपरनेटेंट से। मुझे रेडियो एक्टिविटी कहां से मिली, सुपरनेटेंट उस लिक्विड को कहते हैं जो ऊपर है। इसका क्या मतलब निकलता है, मैंने यहां पर वो वायरस लिया है जिसका प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव है, S35 वाला लिया इस स्टेप में। तो सारे स्टेप किए तो मुझे रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट से मिली। इसका मतलब यह हुआ, इसका क्या मीनिंग निकला, इसका मीनिंग यह है कि प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव है। प्रोटीन कोट जो है, जो कोट है ना मेरे पास, जो मैंने वायरस का कोट बोला है, इसका क्या मतलब निकलता है बेटा, देखो ध्यान से, ये पैलेट है, तो मैंने ये क्या करा समझो ध्यान से। मैंने सबसे पहले वही स्टेप किया, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। मेरे पास ये प्रोटीन, ये जो कोट है, इसका मुझे नहीं पता किसका बना है, लेकिन मुझे अगर रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट से मिली, इसका मतलब इट इज कमिंग फ्रॉम कोट। वो कहां से आ रही होगी, क्योंकि कोट ही उसमें है सुपरनेटेंट में। एंड कोट किसका बना हुआ है, कोट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। मुझे पता चल जाएगा कोट किसका बना है, प्रोटीन का। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे रेडियो एक्टिविटी यहां से मिल रही है, लिक्विड से, और इस लिक्विड में ये चीज है, और मैंने क्या लिया है, यहां पर वो वायरस लिया है जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है। तो ये पहला साइड है जिसमें मैंने रेडियो एक्टिविटी सल्फर वाला वायरस लिया है, और मुझे वो रेडियो एक्टिविटी कहां से मिली, सुपरनेटेंट से मिली। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वो जो कवर है वो प्रोटीन का बना हुआ है, क्योंकि मेरे पास ऊपर में आएगा कवर, और इस सेल के साथ जेनेटिक मटेरियल आएगा सुपरनेट, उसमें पैलेट में। तो ये सुपरनेटेंट क्या होता है बेटा, दिस इज सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट क्या होता है, ये लिक्विड, दिस इज सुपरनेटेंट बेटा, ये सुपरनेटेंट है। यहां से मुझे रेडियो एक्टिविटी मिल रही है और पैलेट से नहीं मिल रही। तो और सुपरनेटेंट में क्या आया, कोट आया। इसका मतलब कोट किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। अब यही स्टेप मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पर। तो मेरे पास जो टेस्ट ट्यूब आई ये वाली, और यहां पर मैंने क्या लिया, वो वायरस लिया, एक सेकंड दो, मैंने यहां पर क्या लिया बेटा, वो वायरस लिया, सुनना ध्यान से। मैंने यहां पर कौन सा वायरस लिया है, जिसका मेरे पास डीएनए रेडियो एक्टिव है।
अगर मैंने डीएनए रेडियो एक्टिव वाला वायरस लिया तो मैंने क्या लिया होगा, P32 वाला लिया, तो इस साइड में P32 वाला लिया। सेम स्टेप, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रिफिकेशन। ये पैलेट है, तो मेरे पास पैलेट जो है, पैलेट से मुझे रेडियो एक्टिविटी मिली। क्या मिली? रेडियो एक्टिविटी। और पैलेट में क्या है? पैलेट हैव ई कोलाई विद वायरस जेनेटिक मटेरियल। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? देखो मेरी बात समझना ध्यान से। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट से मिली, क्योंकि कवर क्या है, प्रोटीन का बना हुआ था और मैंने ये लिया था। तो मैंने जब एक्सपेरिमेंट पूरा किया, मेरे पास कवर यहां आया और यहां से रेडियो एक्टिविटी मिली, और मुझे पता है कि प्रोटीन पर रेडियो एक्टिविटी है, इसका मतलब कवर प्रोटीन का बना हुआ है। रिपीट करूंगा, मैंने यहां पर रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट से मिली। सुपरनेटेंट से मिलने का क्या मतलब होता है, और उस सुपरनेटेंट में कवर है, और मैंने यहां प्रोटीन रेडियो एक्टिव ली थी, तो इसका मतलब कवर किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। मुझे रेडियो एक्टिविटी कहां से मिली? पैलेट से। समझना ध्यान से। और पैलेट में, और दूसरा ये कहां से आ रही है? पैलेट हैव ई कोलाई विद क्या है, जेनेटिक मटेरियल होगा, और हम ये लिखेंगे दिस मींस जेनेटिक मटेरियल किसका बना हुआ है? जेनेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ डीएनए। किसका बना हुआ है? डीएनए का। इसको मैं कैसे लिख रहा हूं समझना ध्यान से। मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि मेरे को, अगर मैंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया, क्योंकि मैंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस किस में जाएगा? डीएनए में। जब मैंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट पूरा कंप्लीट किया तो रेडियो एक्टिविटी पैलेट से मिली। पैलेट से मिलने का मतलब है वो रेडियो एक्टिविटी कहां से आ रही थी? जेनेटिक मटेरियल से, क्योंकि बैक्टीरिया नीचे बैठा था। ठीक है, अच्छा, मेरे को रेडियो एक्टिविटी कहां से मिल रही है? डीएनए से। और वो कहां से आ रही है? जेनेटिक मटेरियल से, क्योंकि वो या तो देखो, या तो कोट से आएगी, कोट ऊपर है, जेनेटिक मटेरियल नीचे है, तो इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल किससे बना हुआ है? फास्फोरस का। फास्फोरस मतलब डीएनए। तो हम यहां पर क्लियर कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी पैलेट से मिली। यहां पर पैलेट से मिलने का मतलब वो रेडियो एक्टिविटी कहां से आ रही है? वायरस के जेनेटिक मटेरियल से। और फिर वायरस का जेनेटिक मटेरियल किसका बना हुआ है? डीएनए। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि मैंने यहां रेडियो एक्टिव डीएनए लिया था। तो मैंने यहां पे क्लियर किया कि रेडियो एक्टिविटी विच इज कमिंग फ्रॉम पैलेट इज कमिंग फ्रॉम रेडियो एक्टिव डीएनए। दिस मीन्स genetic material is made up of DNA and hence proof DNA is genetic material। ये किया हमने। यहां तक क्लियर है? बोलो जल्दी बेटा, यहां तक क्लियर है? हां, क्लियर? यहां तक क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, यहां रेडियो एक्टिविटी आई है क्योंकि मैंने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया है। अच्छा, और प्रोटीन के कवर से आ रही है, और किसका मतलब? कवर प्रोटीन का बना है। यहां रेडियो एक्टिविटी आ रही है सुपर, उससे पैलेट से। पैलेट में जेनेटिक मटेरियल क्या है, और मैंने यहां क्या लिया है? बैक्टीरिया क्या लिया है? उसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस है। क्लियर? हाँ, यहां पैलेट से आ रही है। ठीक है, इस चीज को अगर आप एक्सपेरिमेंट देखोगे, देखो एनसीईआरटी ने क्या डायग्राम, जो बच्चे कह रहे थे डायग्राम नहीं समझ आ रहा, ये किया हुआ बेटा। देखो यहां वाले पे इसने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया, यहां पे S35। तो रेडियो एक्टिविटी का देखो, नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल। सेल मतलब ई कोलाई। और यहां देखो नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट एंड सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। रेडियो एक्टिविटी कहां मिली? सेल का मतलब ई कोलाई में मिली। आप देख रहे हो, दिस इज डिटैचमेंट, ब्लेंडिंग किया मैंने। तो यहां पर हमने क्या लिया है बेटा? P32 लिया, डीएनए रेडियो एक्टिव है। और यहां पर रेडियो एक्टिविटी कहां से मिली है? पैलेट से मिली है। पैलेट कहां पर है? सेल में। और सुपरनेटेंट से नहीं मिली। यहां कहां से मिली? S35 वाली सुपरनेटेंट से मिली। ये किया हुआ है। क्लियर है? और देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। अरे बस भाई, ऑफ करा रहा हूं यार, रोने मत लगा करो, रोने लगते हो आधे तो तुम्हारे में से। ये देखो, ये चीज समझनी है आपने। देखो ये जो है बेटा, इसमें आपको समझना है, ये लाइन समझ लो बस। ऑफ ही कर रहा हूं मैं, ये लाइन समझानी है मुझे, ताकि आपको मैं क्लियर कर सकूं कि क्या मैं पढ़ा रहा था, उसका मतलब क्या है। देखो बस कर रहे हैं बेटा, ऑफ कर ही रहे हैं, मुझे भी मीटिंग अटेंड करनी है, सुन लो बस ध्यान से। देखो
द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, इसके काम से आया था। दे वर्क विद वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, उस वायरस को बैक्टीरियोफाज कहते हैं। बैक्टीरियोफाज कहां अटैच होता है? बैक्टीरिया और उसका जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है। यहां इसने डीएनए नहीं लिखा, एंटर द बैक्टीरियल सेल। और बैक्टीरिया उस जेनेटिक मटेरियल को कैसा ट्रीट करता है? खुद का, वो मानता है कि वो खुद का जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, हर्शे चेज ने यह डिस्कवर किया कि क्या एंटर किया, डीएनए एंटर किया या प्रोटीन। आप देखो ध्यान से बेटा, उन्होंने यह डिस्कवर किया कि क्या एंटर किया, प्रोटीन एंटर किया कि डीएनए एंटर किया, यह प्रूफ किया उन्होंने। क्लियर हो गई बात? ये देखो, ये चीज समझ आ रही? ये चीज उनको ये पता था कि जेनेटिक मटेरियल एंटर कर रहा है, उनको ये नहीं पता था। आप देखो इस चीज को बेटा, समझो उन्होंने क्या प्रूफ किया। देखो ये लिखा हुआ है ना, हर्शे एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए ऑफ वायरस जो एंटर किया, ये पता करना था। ये वो चीज है जो पता करनी थी। ठीक है, दे ग्रू सम वायरस ऑन अ मीडियम, रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले पे ग्रो किया और रेडियो एक्टिव सल्फर वाले पे। उन्हें ऐसा वायरस मिला, वायरस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस। उसमें क्या प्रेजेंट होगा? रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट होगा। और रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले पे क्या होगी? बट रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं मिलेगी। मतलब जिसको फास्फोरस पे सल्फर पे ग्रो किया उसका रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, और जिसको फास्फोरस पे ग्रो किया उसका रेडियो एक्टिव डीएनए है। प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता, यह लिखा हुआ है। क्लियर है? ठीक है, यहां तक समझ आया कि नहीं बताओ? एक पूछ रहा है इज इट लाइव? जान खा लो तुम मेरी, है इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा हूं। ठीक है बेटा, तुम्हें लगता है कि हम लोग सिर्फ क्लास लेते हैं और सो जाते होंगे? नहीं, तुम्हारे बैक हैंड में बहुत काम है तुम्हारे लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आपको नहीं पता चलता है, बहुत काम होते हैं सब लोग। मतलब सबसे ज्यादा काम आपको शायद पता ही नहीं चलता है बात, सबसे ज्यादा काम बेटा अलग सर को करने होते हैं। मतलब उनको हर चीज को देखना पड़ता है खुद से भी, तो बहुत काम होते हैं सभी टीचरों के पास। सिर्फ ये नहीं, इसके बैक हैंड में बहुत काम है ना। सिर्फ पढ़ाना नहीं हो, और भी काम हो जाते हैं। तो देखो जरा, रेडियो एक्टिव फेज वर बी अलाउड टू अटैच, इसको इकोलाई पे अटैच कराया। देन इन्फेक्शन प्रोसीड हुआ, वायरल कोट वर रिमूव। आप देख रहे हो, वायरल कोट को हटाया गया कैसे? ब्लेंडिंग से। तो ब्लेंडिंग से कवर को हटाया गया, सही है। और हम उसको कैसे स्पिनिंग, उसको कैसे अलग करते? वायरस पार्टिकल सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मान लो बैक्टीरिया पे ये वायरस अटैच है, इसको हटाया गया कैसे? ब्लेंडिंग से। ब्लेंडिंग की वजह से दूर कर लिया। और इनको अलग अलग कैसे किया है? अलग अलग करने का मतलब इसमें इसको ले आया और इसमें इसको ले आया। वो कैसे किया? सेंट्रीफ्यूज करके। ठीक है, क्लियर? हां, सही है। ठीक, ये चीज क्लियर है बेटा? ठीक, ये चीज क्लियर है। और देखो, बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद वायरस, जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए है, डीएनए कहां मिलेगा? वो बैक्टीरिया के अंदर गया, बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरस हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन। आप देख रहे हो, जो जिस बैक्टीरिया में देख रहे हो, जिस बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिव, देख रहे हो क्या लिखा है? कह रहा है कि बैक्टीरिया विच हैव इन्फेक्टेड विद वायरस, जिसपे रेडियो एक्टिव डीएनए है। ठीक है, उसमें क्या होगा? उसका इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज मटेरियल दैट पास फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जिसमें रेडियो एक्टिव क्या है बेटा? प्रोटीन है, उसमें डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं है। ये मतलब क्या बता रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है पास होके अंदर चला जाता है। ये चीज समझो ध्यान से। देखो क्या कह रहा है, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज मटेरियल दैट पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। तो जो हमने रेडियो एक्टिव फास्फोरस किया था वो एंटर किया वहां पर। क्लियर है यहां पर? ठीक है, इतना पढ़ लो, इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब यहां से मतलब अब तो आगे पढ़ेंगे यार नेक्स्ट टाइम, इतना करके रखना। ठीक है, सही है? ठीक बेटा? हाँ हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वहां पे डिस्कस करेंगे। और प्लीज बेटा अपना टेस्ट बढ़िया से देना। मैं देखता हूं अभी रात में अगर मैं बना पाया तो असाइनमेंट डाल दूंगा। मैं रात में लेट डालूंगा या मॉर्निंग में आपको एक सेपरेट उसमें फोल्डर में असाइनमेंट मिल जाएगा सुबह वाले में। ठीक है, मैं रात में बना लूंगा जहां तक मुझे लग रहा है, तो मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक, प्लीज जिसको दिक्कत हुई है एक बार फिर से देखना इस लास्ट वाले पार्ट को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, पढ़ाई करो प्लीज, आप रिवाइज करना, रात में टाइम नहीं खराब करना, है ना। हाँ, बाय।